नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ दोपहर के 1 बज चुके हैं और स्टूडियो में आ चुके हैं बिल्कुल टाइम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आ गए हैं, मुझे दिख गए हैं। तो बात शुरू लेकिन आज हम करेंगे, आज तो बहुत काफ़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। अभी आप बिहार की इतनी लंबी खबर आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसकी बात हम करेंगे। परसों कोलकाता में शपथ ग्रहण का समारोह होगा, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सारी कयास भी यही हैं और संभावनाएं भी यही बता रही हैं। और फिर 12 तारीख को असम में हेमंत बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अंग बंग कलिंग जो प्रोजेक्ट बताया था प्रधानमंत्री ने, वो तीनों राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन हम आज शुरुआत करते हैं, प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत आपका। शुरुआत बंगाल की खबर से करेंगे क्योंकि बंगाल में जो इस वक्त हो रहा है उसके लिए पूरे देश को जागरूक रहना बड़ा जरूरी है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और अब ये अलग बात है कि इस बार कितनी हुई, पहले 2021 के बाद कितनी हुई थी। अभी चुनावों में हिंसा नहीं हुई, चुनाव के बीच में वो बात सच है, लेकिन चुनावों के बाद पूरी तरीके से रुकी नहीं, ये बात भी सच है। तो सवाल तो बनते हैं और वो सवाल हमको करने चाहिए। और उसमें कल रात जो एक हत्याकांड हुआ है उसने तो सबको शॉक कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जिसका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, शुभेंदु अधिकारी, उनके एक बड़े करीबी व्यक्ति का जो उनके पीए हैं उनकी हत्या कर दी गई। इनका नाम है चंद्रनाथ रथ। इनको गोलियों से भून डाला गया कल। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल रात 10:30 बजे के करीब नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में हत्या कर दी गई। अब हम नॉर्थ 24 परगना कह रहे हैं तो इसको आप जरा समझिए कि ये कोलकाता का एक एंसिलरी टाउन आप मानिए, कोलकाता ही मानिए आप, तो कोलकाता शहर के बहुत नजदीक ये हत्या हो रही है। जब वो कलकत्ता वापस अपने घर लौट रहे थे और जैसे ही उनकी कार एक दोहरिया नाम के इलाके में पहुंचती है, उनके पीछे एक गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक करती है तो इनकी गाड़ी थोड़ी धीमी हो जाती है। उसके बाद बाइक पर सवार हमलावर आते हैं और ये बताया जा रहा है जो कुछ चश्मदीद है कि बिल्कुल गाड़ी के कांच से शीशे पर बिल्कुल बंदूक सटा करके, पिस्तौल बंदूक जो भी होगी, और बिल्कुल सटा करके फायर किया। सर ने पॉइंट ब्लैंक शब्द इस्तेमाल किया, लगभग वैसा ही, और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 3 गोलियां उनको लगी और उनको अस्पताल जब तक ले जाया जाता उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रनाथ रथ पर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई है। उनके सीने पर, पेट पर, चेहरे पर गोलियां लगी और उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि ही वाज ब्रॉट डेड। हत्या की जांच के लिए अब एक एसआईटी बना दी गई है और आईजी लेवल के अधिकारी इस जांच को लीड करेंगे। अब जाहिर है कि ये हुआ तो टीएमसी की तरफ उंगलियां उठी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने टीएमसी का नाम लिया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने, सीनियर नेताओं ने बंगाल के, तो टीएमसी के सीनियर नेताओं का नाम लेके आरोप लगाया कि वो इसके पीछे हैं। लेकिन हम उस ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये भी मैं कहता हूं कि गैर जिम्मेदारी भी जांच जब बनाई हो ही रही है तो फिर उसी में पता चले कि क्या किसने किया। लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी था जिसकी हत्या हुई है, शुभेंदु अधिकारी का करीबी था, तो इसको पॉलिटिकल वायलेंस तो माना ही जाएगा। टीएमसी ने लेकिन इस हत्याकांड की तुरंत सीबीआई जांच की मांग की। जैसे ही यह हत्याकांड हुआ उसके कुछ मिनटों के बाद ही सोशल मीडिया पर टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल से यह मांग की गई कि यह बहुत निंदनीय है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हमारे भी 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है ऐसा टीएमसी ने आरोप लगाया, लेकिन इसकी बहुत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द सच सामने आना चाहिए। अब सवाल है शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। अब ये इंसिडेंटली कल ये हत्याकांड हुआ और उससे कुछ घंटे पहले कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पॉलिटिकल वायलेंस की ही बात कर रहे थे। उस वक्त उनसे पूछा जा रहा था कि भाई 4 मई के बाद जब से बीजेपी को बहुमत मिला है, कई इलाकों से कुछ पॉलिटिकल वायलेंस की, राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं कहीं। अब क्योंकि टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके दर्जनों दफ्तर जो हैं उनमें तोड़फोड़ की गई या किसी में आग लगा दी गई तो किसी में बुलडोजर चला दिया गया, उनके मारपीट हो रही है उनके काडर के लोगों के साथ। तो इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी दे रहे थे और शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप 2021 से जरा इसको कंपेयर कीजिए, इस बार तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन के पास अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस को हमने कहा है कि आप बहुत सख्ती कीजिए और कोई भी मिसक्रिएंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको तुरंत आप लॉकअप में डालिए, बंद कीजिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा हमको तो शेल्टर होम बनाने पड़े थे अपने लोगों के लिए 2021 के बाद, बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए। उनकी जान पर खतरा आ गया था, हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे, पलायन हुआ था। इस बार वैसा कुछ नहीं। और उसके कुछ वक्त के बाद कल ये गोली चल जाती है, गोली कांड हुआ और ये इनकी हत्या हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने इसको प्री प्लान्ड साजिश बताया है। अर्जुन सिंह जो हैं वो तो सीधा अभिषेक बनर्जी का नाम ही ले रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें जांच में क्या निकलता है। लेकिन इस वक्त बंगाल के अंदर
जो भय की बात हुई थी ना, वो भय और भरोसे की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी, तो भरोसा करके वहां के लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को। उस भरोसे को बरकरार रखना अब एक चुनौती है। सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। गेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। टीएमसी कह रही है कि नतीजों के बाद से उसके कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहे हैं और बीजेपी ये करवा रही है। अब सवाल शुभेंदु अधिकारी से भी ये पूछा गया तो उन्होंने पिछले और इस चुनाव का अंतर समझाया। चुनाव आयोग आप मिलने आए हैं, तब बंगाल में हिंसा हो रही है। टीएमसी कह रही है कि हिंसा का शिकार टीएमसी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है, नाम बताइए, एरिया का नाम बताइए, पुलिस स्टेशन का नाम बताइए, असेंबली का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए एलओपी तैयार है, आउटगोइंग एलओपी तैयार है। तो डीजीपी मुझे बताया 50-60 कंप्लेन आया, वो छोटा छोटा कंप्लेन। आपको पता नहीं, आप तो 21 का चुनाव भी किया, नंदीग्राम में आपका साथ मुलाकात हुआ था। 355 शेल्टर हाउस देश के अंदर, राज्य के अंदर सेफ जोन बनाना पड़ा। आप मेरा साथ टीएमसी का ऑफिस में चलिए, पूरा प्रदेश में एक ऑफिस में घर बार छोड़कर कोई है। बीजेपी ने 355 सेफ हाउस बनाया 2021 में। ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, I am not supporting any violence, but don't compare with TMC. बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया। अब इस पर हम लोग बहस करेंगे, लेकिन एक बार आपको वहां पर क्या हुआ 4 मई के बाद से वो बताने के लिए, और खासकर कल के इस हत्याकांड के बारे में अब क्या जानकारी है, मैं आपको कोलकाता लेके चल रहा हूं। हमारे साथ पवन नारा जुड़ रहे हैं, वो बहुत हफ्तों से कोलकाता में हैं और 4 मई के बाद से भी वो लगातार बंगाल को घूम रहे हैं। और ये बताएंगे जरा, मैंने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, दर्शकों ने भी देखी हैं, ये बताइए 4 मई के बाद से इस राजनीतिक हिंसा का कैसा स्वरूप देखने को मिला है, और खास तौर पर कल ये जो हुआ है इनकी हत्या शुभेंदु अधिकारी के पीए की, इसके बारे में क्या अभी और सुन रहे हैं वहां आप? देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है पत्रकार चीजों को कैसे देखता है, किसकी हत्या हुई, कब हुई। अगर ये शुद्ध राजनीतिक हत्या होती तो चुनाव के बीच में निशाना बनाया जा सकता था। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बननी तय है। उसके बाद एक नेता जिसका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, उसके पीए को निशाना बनाया जाता है। पीए कौन है? पीए ऐसा नेता नहीं, ऐसा पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है जो सड़क पर लड़ा हो या कोई चुनाव लड़ा हो। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी है, मतलब एयरफोर्स में 15 साल नौकरी की है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करता है। इसके पीछे पॉलिटिकल वायलेंस से ज्यादा बंगाल को सुलगाने और भड़काने की साजिश एक पत्रकार के तौर पर हमें ज्यादा नजर आती है। यहां अगर आप देखेंगे, बंगाल में इस वक्त माहौल चार्ज अप है, पॉलिटिकल वायलेंस की बात हो रही है, लेकिन 21 के मुकाबले वो पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है। आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं। 21 में जो चुनावी हिंसा हुई थी, जब जीतने वाली पार्टी ने विरोधी को खत्म करने की कोशिश के तहत की थी, यहां से लोगों को विस्थापित होकर असम और बिहार में शरण लेनी पड़ी थी। यहां ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी टीएमसी के कार्यकर्ता ने अपना घर छोड़ दिया हो। यह बात शुभेंदु अधिकारी ने कही, लेकिन हिंसा तो हुई है। वो हिंसा कुर्सियां तोड़ने से लेकर, टीएमसी के दफ्तर तोड़ने से लेकर कुर्सी जलाने, झंडा जलाने तक हुई है, जिसमें 2 हत्याएं और 1 बम, जिसमें 4 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं जी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या होना अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि वो ट्रिगर कर सकता है एक बड़े वायलेंस को। यहां बीजेपी के संयम की भी परीक्षा है और भयमुक्त शासन की भी परीक्षा है। जब दूसरी तरफ से खूब सारी धमकियां दी जाती रही हों, ऐसे में यह हत्याकांड होना सिर्फ पॉलिटिकल वायलेंस नहीं,
पत्रकार का दिमाग ये कहता है ये एक जियो पॉलिटिकल इवेंट है, खासतौर पर बांग्लादेश करीब है। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तब हमने देखा था कि आईएसआई के नुमाइंदे किस तरीके से बांग्लादेश में एक्टिव थे, और बीएसएफ के डीजी का इस हत्याकांड के मौके पर पहुंचना, आप अंदाजा लगाइए ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल हिंसा और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, इसके बहुत से सूत्र आने वाले वक्त में बांग्लादेश और आईएसआई। पवन, मैं आपसे सहमत हूं, जो बात आपने, जो डायमेंशन आपने बताया कि इससे भी इस मामले की जांच होनी चाहिए और हमें बात भी करनी चाहिए कि ये कहीं बंगाल को उस हिंसा के चक्र में झोंकने का एक मंसूबा तो नहीं है, साजिश तो नहीं है। बहुत शुक्रिया पवन आपका। पवन, काफी डिटेल आपको बताई, इनका बैकग्राउंड भी, जो रथ है इनका, देवनाथ रथ, इनका बैकग्राउंड भी बताया। अब क्या कोई वाकई बंगाल को फिर से एक बार हिंसा में झोंकने की साजिश कर रहा है? ऐसे जब इसको, क्योंकि ये एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन भी है, बहुत बड़ा उकसावा भी है। आप अंदाजा लगाइए इसके बाद अगर बीजेपी के वर्कर जो हैं वो आक्रोशित हो जाएं, वो कानून अपने हाथ में ले लें, तो क्या होगा? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही हो, आगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इससे पहले, इस हत्याकांड से पहले तक वो कह रहे थे 2021 के बाद की तुलना इस नहीं हो सकती 4 मई के बाद जो हो रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम चाहे जिस नज़र से देखें, बीजेपी का कार्यकर्ता ये नहीं करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता देश के 22 राज्यों में उसकी और एनडीए की सरकार है, फिर भी कहीं बीजेपी का कार्यकर्ता ये करता हुआ नहीं दिखता। बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए तो कहा जाता है कि उसकी सरकार आ जाती है तो थाने में घुसने से डरता है, क्योंकि दरोगा जी उसका लोड नहीं लेते। बंगाल में हालात अलग थे। यहाँ कम्युनिस्ट और तृणमूल के शासन में दरोगा जी और जो सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो एक ही रहता था। अब सवाल ये है कि ये जो कुछ है इसमें क्या होना चाहिए। और मैंने देखा कि आपने बहुत, जिसको कहें कि जो पत्रकारिता में एक अच्छे एंकर के तौर पर होता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का नाम क्यों लेना चाहिए। लेकिन क्षमा कीजिएगा, अभिषेक बनर्जी को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कोई बंगाल में शांति नहीं हो सकती। इसको पहले स्पष्टता समझिए। वो गुंडों का सरदार है। जिस भाषा में अभिषेक बनर्जी ने कहा था, ये कोई नेता बोलता है? जल्लाद, दिल्ली में किसका बाप बैठा है, 4 मई के बाद खींच के लाएंगे, प्री पोल प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया है तो पोस्ट पोल वायलेंस होगा। इसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती है क्या? शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया, क्या भरोसा कि शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने की कोशिश नहीं होती? क्या भरोसा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारकर यह कहना कि सरकार भले तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा चल रहा है? क्या ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जो ममता बनर्जी अभी भी करें, और मैं तो ईश्वर करे कि वो वाला बयान तो फेक हो उनका, कि वो अंतरराष्ट्रीय अदालत तक जाने की बात कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं वो वाला तो फेक होगा। चल रहा है ये कि इस्तीफा नहीं देंगी, हाँ, वो तो मुझे फेक लगा, अंतरराष्ट्रीय अदालत। लेकिन जिस तरह से वो करेंगे, मैं हारी नहीं हूं, हराया गया मतलब क्या हुआ? जनता ही तो हराती है। अलग अलग बातें हैं त्रिपाठी जी, ये अलग बात है। नहीं, आप पता नहीं कैसे, मतलब इसको कैसे अलग कर सकते हैं आप? यही तो है सेम ना। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो कह रहा है कि मैं हारी नहीं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, उसका वर्कर निकालेगा पिस्तौल, गोली मारेगा। मुझे बताइए, एकदम उसका वर्कर गोली मारेगा। एक व्यक्ति, शुभेंदु अधिकारी अभी केवल आउटगोइंग एलओपी हैं, जैसा उन्होंने खुद कहा, लेकिन वो सीएम इन वेटिंग भी हैं। ठीक, सब मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूं, एक जिम्मेदार आदमी का, एक जिम्मेदार शासन चलाने या जिसकी भी जिम्मेदारी, बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी के लिए बात कर रहा हूं। हाँ, एक जिम्मेदारी भरा बर्ताव क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से बर्ताव हो रहा है अभी तक, क्या नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, लेकिन जिस पार्टी से उसका मुकाबला है वो राक्षसी प्रवृत्ति की पार्टी। अरे मान लीजिए अगर वहीं के कोई तत्व चाहते हैं कि ये हो, चाहे जो, तो आप मौका देना, अभिषेक बनर्जी को उठाइए ना, पूछिए ना कौन था वो। अभिषेक बनर्जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? और मैं फिर कह रहा हूं, कोई नाम तो ले भाई। अब पुलिस कैसे जाए? दो चीजें होती है, चेन ऑफ इवेंट्स आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, मोटिव किसी का देखेंगे या नहीं देखेंगे। हम कह रहे चलिए आपको गिरफ्तारी में लग रहा है कि जब तक कोई नाम न ले, पूछताछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने कहा था 4 तारीख के बाद आमतौर पर आप बहुत लॉजिकल और संयमित बात करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि पुलिस सीधा अभिषेक बनर्जी के पास। मैं फिर वही कह रहा हूं, लॉजिकल और संयमित होने में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए। तृणमूल के भी वो कार्यकर्ता जो इधर से उधर स्विच करने की इच्छा किए वो मारे गए।
भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, आप देखिए ना, कांग्रेस को अपना ऑफिस अब मिल रहा है जब भाजपा का शासन। अच्छा, आप कह रहे हैं सीधे देश के दूसरे राज्यों से बंगाल की तुलना मत आप कीजिए। कह रहे हैं कि सीधे टीएमसी का, इसके पीछे टीएमसी सोच कर ही जो होनी चाहिए 100% और बिल्कुल टॉप पर 100%। मुझे शेख शाहजहां याद आता है, मुझे याद आता है आरजी कर के बाद ममता बनर्जी से लेकर उनके बयान, मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। ठीक है, ठीक। अब शपथ होगी परसों, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे होंगे वो शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी हायर अप से हो रहे होंगे। जी सर। ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वैसे भी अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो आई बन ही गई रही है, तो इसलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो करेगा। देखिए, आपने जो बात कही मैं उससे ज़्यादा सहमत हूँ कि ये तो जो जांच एजेंसी हैं उन्होंने भी अभी इस पर, इसको टीएमसी को या अभिषेक बनर्जी पर कोई बात नहीं की है। होती तो वो भी कर लेते, कोई उनको ऐसा तो डर नहीं लग रहा कि अभिषेक बनर्जी को नहीं अरेस्ट कर सकते, ये टीएमसी को लेकर नहीं। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है, बड़ी हत्या हुई है और वायलेंस हुई है। ये भी शुभेंदु की बात ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जी की, कि पिछले बार के मुकाबले में कम हुई है, ठीक है, लेकिन वायलेंस तो हो रही है, बहुत सारी जगह पर हुई है। इस हत्या को मैं कुछ वाइडर कॉन्स्पिरेसी के साथ देखता हूँ, पवन के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ देखता हूँ कि क्योंकि जितनी प्री प्लान तरीके से, जितने ये कहना चाहिए कि प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर ये हत्या है, ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस, टारगेटेड किलिंग, टारगेटेड किलिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही होती है ना। टारगेटेड किलिंग जो है पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होती है, पॉलिटिकल वायलेंस कम होती है टारगेटेड किलिंग। ये टारगेटेड किलिंग है और ये बंगाल का माहौल बिगाड़ने के लिए हो सकती है एक बड़ा कारण। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को और देश को मैसेज देने के लिए किलिंग हो सकती है, समझे। ये जो घटना है मध्यम बीजेपी को ग्राम, बदनाम करने के लिए भी तो हो सकती है। हाँ वही तो, अगर यहां से वायलेंस शुरू हो जाए वही तो मतलब किसके माथे जाएगी? दोनों बातें हैं, बदनाम करने के लिए भी और मैसेज देने के लिए। आप सोचिए, मध्यम ग्राम जो है उनके घर के पास में है, जो चंद्रनाथ रथ के पास में जहाँ ये घटना हुई है, उसमें मुझे बताया गया कि 3-4 बाइक वाले थे। ये गाड़ी जो उनकी स्कॉर्पियो को रोकती है पहले, और फिर वो पॉइंट ब्लैंक वो करते हैं, उस पर गोली चलाते हैं, फायरिंग होती है, मारे जाते हैं, 10 राउंड मारे जाते हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और वहाँ से बशीर घाट है 70-80 किलोमीटर। जी। बशीर घाट का मतलब बांग्लादेश का बॉर्डर, और बहुत चांसेस है कि वो लोग भाग गए हों। बॉर्डर मत बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए। गुस्से में तो वो वहाँ पर भाग गए हों, नहीं हो। और क्या जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर जो आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है उसको भी ध्यान रखिए। अभी पवन ने कहा कि बीएसएफ के हेड वहाँ पर पहुँचे हुए थे हत्याकांड के बाद। भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पर, ऊपर के लेवल पर ये बात हुई कि क्या इसको एनआईए को सौंपना चाहिए, इस पर भी विचार हुआ। उसके बाद ये एसआईटी सेटअप की गई आईजी लेवल के ऑफिसर के साथ। तो इसलिए इस घटनाक्रम को केवल एक पॉलिटिकल राइवलरी के तौर पे मत देखिए, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएमसी शामिल है कि नहीं है, वो जब होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो टीएमसी को छोड़ देगी क्या उसमें कि क्या हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये कह रहा हूँ, ये बड़ी घटना है उससे भी ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब सवाल यही है, अब कुछ लोग कह रहे हैं देखिए बंगाल का तो चरित्र क्या हो गया है, लेफ्ट ने, टीएमसी ने क्या बना दिया इतने दशकों के अंदर कि ऐसी हत्याएं भी होने लगी हैं। मतलब इतना किसी का दुस्साहस हो सकता है कि जो जिसकी सब लोग बात करें चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके पीए की हत्या करा दें। तो ये सब जो है इस आज के बंगाल का पॉलिटिकल चरित्र है। वो जो बात कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, उससे कुछ अलग डायमेंशन की बात कह रहे हैं। देखिए, जिस अजय पाल शर्मा को लेकर के यहाँ पर सवाल पूछते थे विजय जी कि क्या एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही बात करनी चाहिए, उसी अजय पाल शर्मा ने एक संवाददाता को बोला, भाई हम शत्रु की धरती पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा है। यदि वो एसपी से गए पूछने कि कहाँ है वो, उसका घर कहाँ है, एसपी ने बताने से मना कर दिया, या वो उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। थानेदार को तो पता होता है, थानेदार ने बताने से डर से मना कर दिया। तो पश्चिम बंगाल को आपने बना क्या डाला है 70 साल में। और ममता बनर्जी, मैं फिर कहता हूं, ये जिसे कहते हैं ना, एक हत्यारिन महिला के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए, जिसने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मरवा दिया हो। और फिर मैं कह रहा हूं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी अन्य राज्य में इस प्रकार नहीं हुआ था पोस्ट पोल वायलेंस इस प्रकार से। ये बात ठीक है।
सही है। जहां आसाम भागना पड़ा हो, अब 22 से 28 हजार कार्यकर्ता भाग करके गए थे। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते थे बचा लीजिए हमको, हमारे घर पर आ जाकर के बम फोड़ गया है, ये हमारे घर के आगे चिपका करके गया है कि कल तक घर छोड़ दो नहीं तो सबको मार डालेंगे। इस प्रकार की बातें यहाँ से सुनने को आया करती थी। हम लोग तो बहुत ये नहीं है, लेकिन वो टेलीविजन पर देख करके उनको लगता है कि हमारा सीधे डायरेक्ट होम मिनिस्टर से रोज ही शायद बात होती हो। इस प्रकार का दर्द उनको था जी। और मैं एक बार मैं बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा बदला से बदलाव, यस है ना, बदला नहीं बदलाव चाहिए। कई बार मुझे लगता है ये जरूरी भी हो जाता है। जब तक पूतना का वध नहीं हुआ था और कंस का वध नहीं हुआ था तब तक वहां शांति नहीं आई थी। जब तक रावण का वध नहीं हुआ था तब तक वहां पर सुशासन नहीं आया था। जब तक मारा नहीं गया था, दुर्योधन नहीं मारा गया था, तब तक नहीं शांति आई थी। हस्तिनापुर के अंदर भी हो। तो राक्षसी ताकतों को जितना इन लोगों ने, वामपंथियों ने, और पहले अभिषेक बनर्जी की भाषा एक गुंडे की भाषा है। वो गुंडा और जिसे कहते हैं पैसा ऐंठने वाला, नहीं रुक जाइए, ये जितने हैं जो भारत के अंदर जो बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हैं, जिनके बारे में अभी आप कह रहे हैं कि इसका आईएसआई लिंक, उसको खड़ा करके कौन परश्रय दिया सर? है? अब आज सारे पावर, लीवर ऑफ पावर्स आपके पास है, आप सत्ता में आ गए हैं, इसे और जनता ने इन सब चीजों से त्रस्त होकर आपको मौका दिया है। हम बात केवल इतनी कर रहे हैं कि धैर्य से, संयम से ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। आपने जब आपने बना दिया बंगाल, सब लोग को दिख रहा है। बस एक लाइन बोलता हूं, बोलना जरूरी, एक लाइन, कोई वायलेंस की वकालत नहीं कर रहा है। समझ रहा हूं मैं, समझ रहा हूं इसको, इसलिए स्पष्ट हर्षवर्धन जी, हम ये साफ करें कि वायलेंस करने वालों का कानूनी दायरे में ऐसा इलाज होना चाहिए, बिल्कुल कि उदाहरण के तौर पर। मैं आपको बताऊं कि ये तो कल रात की घटना है। मैं बहुत सारी वीडियोस फोन पर देख रहा था बंगाल के, और मैं सोच रहा था कि आज प्रोग्राम में हम समीर जी ये बात करेंगे। मैं दूसरी बात करना चाह रहा था, तब ये हत्याकांड हो गया तो वो बात पीछे छूट गई। ये बात सच है, और आप अगर बंगाल के लोगों को जानते हैं तो जरा 4 मई के नतीजों को उनसे पूछिएगा, उनका क्या उनसे क्या मतलब है। जैसे मेरे फोन पे वीडियो आया, पहला वीडियो जो नबन्ना है सेक्रेटेरिएट, मैं हैरान रह गया देख के। वो ऐसा सर्कुलर सीढ़ियां हैं, सारी सीढ़ियों पे 1 से लेकर 5 जितनी भी मंजिल हैं, वर्क सरकारी कर्मचारी जो हैं वो तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर। बिल्कुल सरकारी लोग, मैंने कभी देखा नहीं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मैंने कहा ये क्या फीलिंग है भाई इनके मन में। फिर सड़क पर मैंने देखा गांव-गांव में टोलियां निकली हुई हैं राम भजन गाते हुए। मैंने गांव लोग जा रहे हैं। मैंने ऐसे ही उदाहरण नहीं दिया था कंस का। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की हार और एक दूसरे राजनीतिक दल की जीत से बहुत ज्यादा मतलब रखता है बंगाल के लोगों को। बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब अतिशयोक्ति में बात करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे किसी को आजादी मिल गई हो, जैसे अब हमारे मन का हुआ है, ऐसी भावना एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर है। मैंने फिर यहां पर राइडर इसलिए लगाया क्योंकि 40% वोट ममता जी को भी मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन बंगाल का है जो इसको वाकई में ये मान रहा है कि ये मुक्ति का दिवस था। 40% में 33%। और अब वो अपराध से सबसे पहले भय और अपराध से मुक्ति, जो उनको वोट डालने की आजादी मिली ना, वो अब जीवन जीने की वैसी आजादी मिलनी चाहिए। ये बात हमारी तरफ से बस एक लाइन जरूर जोड़ देना चाहता हूं। यदि ममता बनर्जी शराफत से और मर्यादा से, शालीनता से हार स्वीकार कर लेती और अभी उस पर आते हैं सर, तो ये हालत, ये अराजकता पैदा उसकी बात उन्हीं का करेंगे। ममता बनर्जी ने कल अपने विधायकों से बातचीत में क्या कहा सर? देखिए, लगता है कि लेफ्ट के 32 साल के शासन में और उसके बाद ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में बंगाल को ये मिला है, हिंसा मिली है। और जिस तरीके से 4 मई के बाद बंगाल में हत्याओं का और दंगों का दौर शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है वो बहुत भयानक है। और केंद्रीय बल वहाँ पर भी तैनात है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, परसों शपथ ग्रहण होने वाला है। अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई है नहीं, तो अभी कोई जवाबदेह है नहीं। तो मुझे लगता है तत्काल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होते ही सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में वे तय करें कि भाई हिंसा की जो वृत्ति बंगाल के अंदर इस तरह के जो लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जिससे कि योगी आदित्यनाथ ने 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडा राज था, उनको 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से दंगा मुक्त कर दिया है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है, वैसा मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बंगाल के अंदर दूसरा योगी के रूप में काम करना पड़ेगा, योगी के शासन से सीखना पड़ेगा। और वैसे भी शुभेंदु अधिकारी ने तो योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल साष्टांग दंडवत होकर आशीर्वाद लिया था।
तो आप जिस जगह योगी के सामने नतमस्तक हुए थे, आप योगी के शासन करने के तरीका का आप सीखिए, उस तरीके से शासन करें जो भी मुख्यमंत्री बने। और ये जितने अपराधी है, गुंडे और असामाजिक तत्व जिन्होंने बंगाल को पिछले ममता के 15 साल में और उसके पहले लेफ्ट के 32 साल में लूटा है, एक डर और धमकी का माहौल क्रिएट किया था, उन सबको चुन चुनकर सलाखों के पीछे भेजे। यह स्थिति करे कि वो बंगाल छोड़कर भाग जाए। और मुझे लगता है कि जो अपराधी है तो तुरंत मार दिया जाए। ये सिस्टम तभी होगा कि जेल में जाके सुधरने वाले लोग नहीं है। मतलब काम पुलिस का काम ये अपराधी सर इतने वो है कि ये जेल में जाएंगे, 2 दिन बाद जमानत ले लेंगे, बाहर आएंगे और फिर अपराध करेंगे। भरोसा कायम करने में एनकाउंटर के मारे नहीं जो करना पड़े जाएंगे। वो सारे बड़े अपराधियों का जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, बंगाल सुधरने नहीं वाला है। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी दिशा में विचार करेंगे कि बंगाल को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपनी विक्ट्री स्पीच में बोला कि बदला नहीं बदलाव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सारे बड़े नेता सबने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि पार्टी बदनाम हो। कल मैं देख रहा था टीएमसी के एक टीवी पर ही आते हैं, वो प्रवक्ता है, और उन्होंने वो ये अभी अजयपाल शर्मा वाले प्रकरण में बड़े ये बातें बोली थी कि तुमको चुनाव के बाद घसीट के लाएंगे, कोर्ट में लाएंगे, तुमको सजा दिलाएंगे। कल मैं उनको सुन रहा था, उनका ये स्टेटमेंट था कि जो लोग टीएमसी से कुछ लोग जो गए बीजेपी में, वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं और भाजपा वाले हमको बचा रहे हैं। वो तारीफ कर रहे थे बीजेपी की कि बीजेपी के नेता करें, तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे सबको। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा नहीं, जब तक आप गुंडे, जब तक अपराधी वृत्ति के लोग जिनको टीएमसी ने संरक्षण नहीं दिया है, उनको जब तक आप यूपी मॉडल पर शांत नहीं करेंगे, तब तक बंगाल के शपथ हो रही है अंदर सर, शांति नहीं होगी। परसों शपथ होनी है, जल्दी शपथ हो और काम पर लगे भाजपा के मुख्यमंत्री, यही उम्मीद करनी चाहिए। सर एक कमेंट आप कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें देखिए, एक तो बीजेपी की कल्चर में मोटे तौर पर मतलब सब जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट। बाय एंड लार्ज बीजेपी का वर्कर जो है या वोटर भी वायलेंट नहीं होता नॉर्मली। ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट सब जगह होंगे, हो सकती है कुछ तस्वीरें हो, कुछ लोगों को मारा गया हो, संघ के संस्कार है ना, जिससे वायलेंस नहीं है उनके अंदर, तो उसका बाय नेचर इस तरह का वो नहीं है। वो एक बड़ी वजह है कि जो आपको 2021 और 2026 की वायलेंस में फर्क नजर आ रहा है। मैंडेट उनको बड़ा मिला है, ऐसा तो नहीं है कि मैंडेट नहीं मिला। जो आप कह रहे हो बदलाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है मुक्ति का, तो वो 40-45% वोट उनको मिला है, तो वो भी एक लिबरेशन ही है। वही एक आइडिया है कि भाई जनता वहाँ पर परेशान थी, त्रस्त थी, उसका फायदा वो। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी वायलेंस स्वीकार नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैं ये एनकाउंटर पॉलिटिक्स के समर्थन में नहीं हूं। ठीक है सर, अभी तो अब ये तो जिसको वहां शासन चलाना है उसको देखना है। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हारी और बुरी तरीके से हारी। ममता बनर्जी ने इसके बाद कल अपने विधायकों, सांसदों और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की। पहले एक बात बता दूं, उससे पहले टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाल के कहा गया कि बहुत से लोग टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर या टीएमसी के बिहाफ पर बयान दे रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारा आधिकारिक प्रवक्ता ही जो बोलेगा वही टीएमसी की बात होगी। क्यों कहना पड़ा था टीएमसी को? क्योंकि टीएमसी के सांसद, टीएमसी के नेता वो खुलकर मानने लगे और टीवी पर एक्सेप्ट करने लगे, मीडिया में जाकर मानने लगे कि हम चुनाव हार गए हैं, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, बीजेपी को लाने के लिए वोट दिया है, और हमारी कुछ कमियां रही, भ्रष्टाचार भी था, पॉलिटिकल वायलेंस भी थी, दादागिरी भी थी, इस सब से लोग परेशान हो गए थे। ये लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए पहले तो वो एक गैग ऑर्डर निकाला गया। फिर आगे क्या हुआ? ये जो कोलकाता में मीटिंग हुई है, ममता बनर्जी के घर पर मीटिंग हुई थी। इसमें ये 2 घंटे मीटिंग चली, जिसमें नतीजों से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बात की गई। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जो 80-81 विधायक चुन करके आए हैं ममता बनर्जी के, उसमें से 10 मिसिंग थे। 70 लोग पहुंचे, 10 विधायक मीटिंग में आए ही नहीं। तो फिर ये चलने लगा कि क्या ये लोग बगावत करेंगे, और ममता बनर्जी ने संविधान से बगावत सी कर दी है। वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दें। कानून में कहीं नहीं लिखा कि मुझे मजबूरी किया जा सकता है इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि मैं मानती नहीं कि मैं हारी हूं। चोरी से ये चुनाव जो है बीजेपी को दिया गया है, मेरी हार नहीं हुई है। विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सारे विधायकों को उन्होंने काले कपड़े पहनकर आने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने हमें धोखा दिया, उनको हम सबको एक एक करके पार्टी से निकालेंगे। फिर ममता बनर्जी ने कहा मैं एक आजाद पंछी हूं, मैंने सबके लिए काम किया है, हम भले ही चुनाव में हारे दिखाए गए हों लेकिन हम लड़ेंगे।
दूसरी तरफ टीएमसी अब बंगाल के चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की भी तैयारी कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पार्टी विधायकों ने बताया कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई थी, वोट की लूट हुई थी, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। और उन्हीं चर्चाओं में एक बात ये भी चल रही है, जो त्रिपाठी जी ने इसका जिक्र किया, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को उठाएंगे। ऐसी ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये भी बातें चल रही हैं कि उनके ममता बनर्जी के हवाले से शायद उन्होंने ऐसा भी कहा। ये हो भी जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, नहीं देंगी इस्तीफा तो क्या हो गया, सरकार तो बननी है, दूसरी सरकार बनेगी। सवाल यह है कि ममता बनर्जी इसको कहां तक ले जाना चाह रही हैं, वो इसको एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन क्यों बनाना चाह रही हैं, जो बड़ी एक सामान्य सी बात है। इतने राज्यों में चुनाव हुए हैं, हारने वाले ने तरह तरह के किस्म के आरोप भी लगाए हैं, चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाए हैं, ईवीएम को भी बहाना बनाया है, लेकिन यह काम किसी ने नहीं किया। अब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व की और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैंडेट दिया है उसकी बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी ये सीधी चुनौती क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातों को नहीं कर दे रही हैं सर? बिल्कुल दे रही हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या ऐसी वजह, मतलब पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है कि चुनाव हार जाते हैं तो हार जाते हैं ना। और मैं कह रहा हूँ जितनी बातें आपने अभी बोली ममता जी के रेफरेंस में, उसमें मुझे किसी में भी आपत्ति नहीं है कि वो काले कपड़े पहनकर जाएं, वो विरोध प्रदर्शन करें, वो ईवीएम पर बोलें और सुप्रीम कोर्ट जाए, है ना। ये सारे लीगल ऑप्शंस उनके पास है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये सारे लीगल ऑप्शंस पर जाए। एक बार हार हो गई है उसको तो मान ही लेंगे, उसको मान लें और चले जाएं। इस्तीफा देने नहीं देने से कोई फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो नई विधानसभा है उसकी लिस्ट राज्यपाल को दे दी है। अब तो विधानसभा ही खत्म हो गई है, तो नई विधानसभा होगी, 9 तारीख को नया शपथ। सर अंतर है ना, इस्तीफा दे दिया तो आपने मान लिया कि भाई अभी लीगल स्टेटस तो यही है कि मैं हार गई, वो तो लीगल स्टेटस को चैलेंज कर रही है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई मायने नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए या इस तरह के लीगल स्टेटस से। मैं तो इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं समझता। और यदि प्रोफेसर साहब की भाषा में भी कहूं तो अराजक, ये तो वितर्क के भी परे है, वितर्क के भी परे है, वितर्क के परे है। और इसका कोई मायने भी नहीं है कि इसकी बात करें। और बाकी सब बातों पर वो जा सकती है। मैं इसमें कहीं पर वो नहीं कर रहा कि वो जो कहना चाहे, काले कपड़े पहने, जो पहनना है। टीएमसी ने नई मांग रख दी है। टीएमसी ने कहा है वो कि हम बताएंगे आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की 100 सीटें चोरी हुई थी लगभग। हाँ, वो सब बताए ना। लगभग 100 सीटों के सारे पोलिंग बूथ का 12 बजे से 6 बजे तक का जितने घंटों का सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए हमको, ये मांग रहे हैं। देखिए, आपको जो भी काम है, आप जो भी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके आपको मांग करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपने मांगे रखें। उनको अधिकार है वो काला कपड़ा बांध करके जाएं या मुंह पे कालिक पोत करके जाएं, उनको कौन रोकता है? वो उन्हें कोई नहीं रोकता है। यदि कल जा करके चेहरे पर यदि काला लेप लगा करके चले जाएं तो उनको कौन रोक रहे? वो चले जाएं वहाँ, उनको प्रोटेस्ट करने का, इससे भी यदि कोई भद्दा तरीका लगता हो तो वो भी करके चले जाएं। उनका ये जनतांत्रिक अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको हत्या की संस्कृति के खिलाफ कम से कम खड़ा होना चाहिए। हत्या के लिए जब ममता बनर्जी स्वयं नहीं जा रही हैं, स्वयं मान नहीं रही हैं और साथ साथ इस जिद पर अड़ी हुई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो एक ढंग से आप अपने कार्यकर्ताओं को वायलेंस के लिए उकसा रही हैं। ये सामान्य बात नहीं है। कल भी मैंने विजय जी जब बात किया था, उसी को जोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल जोड़ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। और दूसरी बात कि जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, ये सब इस गंदगी के में शामिल हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ममता बनर्जी ने कब यह तय किया कि हमको नहीं ये करना है, इस्तीफा नहीं देना है? राहुल गांधी का समर्थन आ जाता है कि वोट चोरी होता है। एक हमारे लाल टोपी पहने हुए है, उनका शक देखने के बाद उन्होंने भी वो मांग उठाई। उसके बाद नहीं बोल रहा हूं कि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कितनी गुंडागर्दी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? अतीक अहमद जिनके कुत्ते चाट रहे हो, वो उनको बताने की आवश्यकता है? अंसारी उन्हीं के ये पलता रहा, ये बताने की आवश्यकता है? आप कह रहे हैं कि अब ये जितनी साटी अपोजिशन मिल करके अराजकता ले जाना चाहता है, वोट चोरी क्या? आप देखिए, पहली अराजकता की शुरुआत किसने किया था? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जेल से चलाएंगे। कौन सा कानून है बताओ? अच्छा, ठीक। अब यहां आकर के कोई मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम रिजाइन नहीं करेंगे।
अब तुम मुझे बताओ कौन सा क्लॉज लिखा हुआ है। इसकी बात भी ये करते हैं। अराजक मानसिकता है। एक सवाल और चल रहा है, ये तो विवाद है। मैं दूसरी आप एक चर्चा बताता हूं आपको कि बंगाल के मुख्यमंत्री की दौड़ में जो सबसे आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अभी 2 सीट से जीते हैं। एक नंदीग्राम है, वो उनकी सीट थी, मतलब उनका घर है वहां, और एक भवानीपुर है जो ममता बनर्जी का घर है, यहां वो हार गई हैं। अब सवाल ये कि वो एक सीट छोड़नी है तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? नंदीग्राम छोड़ेंगे सर। हाँ, तो यही चल रहा है और इसमें माना जा रहा है कि कुछ दिनों में इसका फैसला होगा और सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की जो है वो ये तय करेगी। सेंस तो यही बनती है कि मतलब लॉजिकल ऐसा लगता है कि आपने जहां पर ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है, नंदीग्राम चीफ मिनिस्टर को हटाया है, तो वो सीट तो आप रिटेन कीजिए, और फिर वो राजधानी की सीट है, कोलकाता की सीट है। इसको घर की सीट के हिसाब से भी देखिए, यदि 2014 ममता बनर्जी का घर है सर, ममता बनर्जी के घर से वो चुनाव विधायक रहे, देखें मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ौदा और वाराणसी से चुनाव लड़ा और वाराणसी रखी, क्योंकि वो तो घर की सीट है। मैसेज जहां देना है, मैसेज जहां देना है, मैसेज के लिए ना। हाँ। तो मैसेज तो भवानीपुर को रखने से होगा। आप क्या कह रहे हैं समीर जी? नहीं, निश्चित रूप से ममता जी का घर है, ममता जी का घर है, वहां से ममता जी को घर में हराया, सीधे सीधे संदेश देंगे। और ममता जी के घर के बाहर से बैरिकेड हटाया, मैंने देखा वहां भी, उससे भी लोग बड़े खुश हैं। नहीं, वो तो वैसे भी हटना चाहिए था भाई, भाई यहाँ मुख्यमंत्री हमको के बड़ी रूप में दिक्कत बैरिकेड होती है। लगे थे कि लोग बहुत मिलने आते होंगे, सुरक्षा की स्थिति होगी तो वो लगाया जाता है कि वहां पर भाई उन्होंने उसमें मेटल डिटेक्टर लगाया होगा, बैरिकेड्स लगाए होंगे। ममता बनर्जी विधायक भी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की एक अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष के नाते जो सुरक्षा और सुविधा होगी वो पार्टी से उनको मिलती रहेगी। सरकार अब वहां से मेटल डिटेक्टर और बाकी चीजें से जरूर हटा लेगी। सर एक शॉर्ट कमेंट त्रिपाठी जी, ये जो इस्तीफा नहीं देंगे, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये अब ये एक नया प्रयास है ऑपोजिशन का कि भाई वोट चोरी, अभी तो हम बोलते थे, अब इसको एक नए लेवल पर लेकर के जाओ। इस्तीफा ही नहीं देगा जो हारेगा, पूरे राष्ट्रीय वो कहेगा वैसा हमारे स्तर ही नहीं, हारे ही नहीं, चोरी होगी, पहले इसको फैसला करो चोरी होगी कि नहीं होगी, अब इस्तीफा देंगे हम। ये राष्ट्रीय स्तर पर करने की ये चाल का एक हिस्सा है। आपने देखा नहीं हरियाणा के चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने क्या, ये कोई संयुक्त प्रयास है? एक तो ये आपको लगता है इसका कुछ अंजाम होगा? ये संयुक्त प्रयास है, लेकिन देश की जनता को अब जरा इसको अच्छे से समझना चाहिए। 2024 में राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते थे। लाल किताब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जगह आया कि वो संविधान की थी ही नहीं, बस कवर भर था, लेकिन ठीक है, वो उसको कहते थे संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। और वो कहते थे कि ये आएगी, ये पार्टी तो संविधान बदल देगी, खत्म कर देगी, ये सब बोलते थे। तो संविधान तो सबने बदला, संशोधन होता है, लेकिन अब ये लग रहा है कि संविधान को सही मायने में बदल नहीं, खत्म करने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष इस वक्त संयुक्त विपक्ष कर रहा है। वरना सोचिए, आप संविधान के सामने खड़े हो सकते हैं क्या? संविधान के सामने तो सर झुकाना होता है। ये पूरी तरह से एनार्की को नेक्स्ट लेवल ले जाकर कहना कि हम त्यागपत्र नहीं देंगे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा जो कैडर है वो हमारे पीछे चला हो जाए, देश में एक ऐसा माहौल बन जाए जो इनको लगता है अलग अलग समय पर कोलंबो में, ढाका में, काठमांडू में हुआ, वो यहां क्यों नहीं हो रहा है, और उसके आधार पर ये एक तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको तमिलनाडु में क्या डेवलपमेंट है वो बता देते हैं। वहां भी बहुत दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण वक्त पर बदलते जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की है, बाहर भी आ गए हैं। 24 घंटे में उनकी राज्यपाल से ये दूसरी मुलाकात हुई है। कल जब विजय पहुंचे थे राजभवन तो उनके पास 112 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी थी। 112 कैसे बनते हैं? 107 उनके अपने खुद हैं, 5 उनको कांग्रेस के मिल गए तो 112 हो गए। गवर्नर से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन विधानसभा है 234 की, बहुमत के लिए चाहिए 118, तो उनके पास 6 विधायक कम थे। गवर्नर ने कहा आप 118 ले आइए और उसके बाद दावा पेश कीजिए, फिर हम आपको शपथ दिलाएंगे। अब ऐसे में टीवी के बहुमत के आंकड़े के लिए वीसी के, पीएम के और लेफ्ट पार्टियों के संपर्क में है। खबरें कल तक आज सुबह तक जो मैं देख रहा था, लेफ्ट और ये और छोटी पार्टियां जो डीएमके कैंप की पार्टियां हैं, ये कांग्रेस की तरह डीएमके का साथ छोड़ने के लिए आतुर नहीं है। तो वो इतना सरल नहीं है उन लोगों को उस गठबंधन से तोड़ करके ले आना। फिर कौन आएगा? तो सवाल हुआ कि साहब को एक ये भी चर्चा चल रही है कल से, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर है कि ये बीजेपी ने दबाव डलवाया गवर्नर के जरिए, इन्हें तुम नंबर पूरे करके लाओ, और नंबर पूरे होंगे नहीं क्योंकि और कोई आएगा नहीं, तो एआईएडीएमके एक धड़ा बचेगा कि एआईएडीएमके का समर्थन ले लो। और ये एआईएडीएमके भी चाहती है और बीजेपी भी चाहती होगी कि एआईएडीएमके से सरकार वहां पर जो है वो चले, लेकिन उन्होंने चुन लिया कांग्रेस को। अब कल रात को खबर आई कि एआईएडीएमके ने कहा और आधिकारिक तौर पे कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे टीवीके को। तो फिर कौन समर्थन देगा? डीएमके तो समर्थन देगा नहीं, डीएमके के खिलाफ वो चुनाव लड़के आए हैं। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 5 विधायकों की चिट्ठी दे दी है, उनके 112 पूरे हो नहीं रहे, ये सवाल है। अब इसमें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल जो है, क्या
सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विजय को सरकार बनाकर अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाना चाहिए था राज्यपाल के द्वारा, या राज्यपाल जब तक संतुष्ट नहीं होते कि इनके पास बहुमत है तब तक वो उनको न्योता ही न दें। तो इस पर मैं देख रहा हूं कि एक डिबेट चल रहा है। पहले राघवन हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हैं हमारे साथ, वो एक बार आपको बता देंगे कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, विजय को कांग्रेस के अलावा क्या किसी और पार्टी से समर्थन की उम्मीद है? राघवन जी देखिए, आज दूसरी बार मुलाकात की विजय ने गवर्नर साहब से, और एक जो चीज हमें बताई गई, जो सोर्सेस ने हमें बताया कि कल जो चिट्ठी दी गई थी वो चिट्ठी एज ए होल कोalition लेटर दे दिया गया था। इसीलिए गवर्नर ऑफिस की तरफ से उन्हें कहा गया कि उन्हें अपनी जो पार्टी की बहुमत की चिट्ठी है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की चिट्ठी में जिसमें 107+1, क्योंकि 2 जगह से विजय जीते हैं, इस वजह से वो मेंशन करते हुए चिट्ठी जो है देनी चाहिए। इसी वजह से वो चिट्ठी लेकर आज विजय यहां पर आए थे। तो कह सकते हैं कि करेक्शनल लेटर था वो। उसके साथ में उन्होंने ये आज फिर रिक्वेस्ट की गवर्नर से, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, इसीलिए उन्हें सीएम बनने का मौका दिया जाना चाहिए। और हमें ये बताया गया सोर्सेस की तरफ से कि एक बार फिर गवर्नर ऑफिस की तरफ से उनसे कहा गया कि चूंकि वो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करके ही 118 के मैजिक नंबर को टच कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नर संतुष्ट होना चाहते हैं कि उनके पास 118 विधायकों का समर्थन है, और इसीलिए वो चिट्ठी जो है 118 की लेकर आएंगे तो तुरंत उन्हें सीएम पद की शपथ दिलवा दी जाएगी। इसको लेकर बहस हो गई, छिड़ गई है। सौरभ, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या गवर्नर को ये ओथ लेने देना चाहिए, उसके बाद में फिर ये विजय की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। अब ये कैसे प्रूव कर पाएंगे? जैसा आपने कहा कि वो वीसी के, इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज के साथ वो उनकी पार्टी जो है वो संपर्क है। उसके अलावा एआईडीएमके का एक धड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ऑफिशियल स्टैंड एआईडीएमके का ये है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे टीवीके को, लेकिन एक फैक्शन जो है वो लगातार इस बात को इंसिस्ट कर रहा है कि टीवीके को जो है सपोर्ट करना चाहिए। 28 ऐसे एमएलएस हमें बताया गया है कि वो पुदुचेरी के एक रिसोर्ट में है जो टीवीके के सपोर्ट में है, मतलब विजय की पार्टी को सपोर्ट करने के पक्ष में है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि 4 और एमएलए उनके साथ जुड़ जाए, जैसे वो 32 होंगे, क्योंकि टोटल जो एआईडीएमके का संख्या बल है विधानसभा में 2026 में वो 47 है। तो 2/3 मेजोरिटी के साथ हो सकता है कि वो एक स्प्लिट हो जाए वहां पर, इस बात की संभावना भी बनती हुई नजर है। लेकिन उससे पहले टीवीके जो है पहली कोशिश यही हो रही है कि वीसी के और लेफ्ट पार्टीज 2 और 4 6 विधायकों के साथ वो 118 के आंकड़े को टच कर और एक बार शपथ ले लें, उसके बाद बाकी की कहानी होगी। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि वीसी के और जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो ये तो कह रहे हैं कि विजय को शपथ लेने के लिए गवर्नर को अलाउ करना चाहिए, लेकिन अपना समर्थन पत्र उनको नहीं दे रहे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो स्टालिन से मुलाकात कर रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। अब वीसी की एक आखिरी बात और कह दूं कि टीवीके के सामने शायद अब एक और ऑप्शन जो है वो लीगल रिकोर्स लेने का है, और शायद आज शाम तक कोई आंकड़े नहीं बनेंगे तो हम देखेंगे कि वो कानूनी रास्ता भी अपना सकते। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसमें और चल रही है, जैसे ये ना कि दबाव गवर्नर के जरिए बीजेपी और एआईएडीएमके दलवाने की कांग्रेस नहीं, हमारे समर्थन से सरकार बनाओ। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि डीएमके ने कांग्रेस को प्रॉड किया कि ना तुम जाकर के अपना समर्थन दे आओ, इसको ये एआईएडीएमके के साथ ना बनाए ताकि वो फंस जाए। मतलब तुम पहले लॉक कराओ, अपना रुमाल पहले रखाओ जाके सीट पे कि हम देंगे, हमारे समर्थन से सरकार बनेंगे। अब क्या सच है क्या नहीं, हम बात करते हैं वो जो लीगल पहलू था उसकी। क्या राज्यपाल को विजय को बुला लेना चाहिए था? बहुमत तो देखिए सिद्ध फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होता है, विधानसभा में ही होता है। तो विधानसभा में वो कर लेते तो कर लेते, ना कर पाते तो ना कर पाते, लेकिन उनको न्योता दिया जाना चाहिए कि नहीं न्योता दिया जाना चाहिए? त्रिपाठी जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि 100% न्योता दिया जाना चाहिए, और विजय को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश होते हुए दिखना भी तमिलनाडु का जो जनादेश है उसका अपमान है, और ये करने से बचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं गवर्नर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये मान लीजिए कि 80-90 का आंकड़ा होता या ऐसा होता कि कुछ दिक्कत होती तो बिल्कुल गवर्नर का एक काम चाहिए, नंबर जुड़िए। जब आप मतलब उस तरफ जाते हो कि भाई वो जो नियम आ गया कि पहले सबसे बड़ी पार्टी, अब कहते हैं अगर सबसे बड़ा कोलिशन है, या तो कोलिशन कोई दूसरा दिख रहा हो, क्या कोई दूसरा इसके सामने एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर, कंपीट करने के तौर पर है? कोई क्लेमेंट तो कोई क्लेमेंट है? अगर नहीं है, और मैं फिर कह रहा हूं ये मैंडेट सीधे सीधे विजय का है, इसमें कोई भी इब्बट करने की कोशिश मैंडेट राज्यपाल को बुला लेना चाहिए। समीर जी, निश्चित से बुला लेना चाहिए। 2014 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में था, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, देवेंद्र फडणवीस के पास बहुमत नहीं था। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया, मुख्यमंत्री बने, और फ्लोर टेस्ट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने समर्थन दिया और बहुमत साबित किया। उसके बाद शिवसेना शामिल हुई। 2017 का गोवा का उदाहरण देता हूं।
2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 17 एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के 13 एमएलए थे। कांग्रेस के कामत साहब गए कि वही सरकार बनाना है, 17 हमारे सबसे बड़ा दल है, तो उन्होंने कहा आपका बहुमत कहाँ है? 2 घंटे बाद बीजेपी चली जाती है 13 विधायकों को लेकर के, उनको सरकार बनाने का दीजिए, हमारे पास बहुमत है। उनको शपथ बनाने का आमंत्रण दूसरी पार्टी को दे दिया, 13 विधायक को सरकार बनाती है और फ्लोर पर बहुमत सिद्ध कर देती है। यह राजभवन का काम नहीं है किसके पास बहुमत है कि नहीं, बहुमत का परीक्षण ठीक है विधानसभा में होता है। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल को यह बात ध्यान रखना चाहिए और राज्यपाल तब रोक सकते हैं कि कोई दूसरा अगर गठबंधन अगर दावा करने आता है तो रोक सकते हैं। कोई अगर दूसरा दावा करे कि हमारे पास बहुमत है, किसी ने दावा नहीं किया, सबसे बड़ा दल कह रहा है, आप उनको शपथ दिलवाइए, 48 घंटे का समय दीजिए कि फ्लोर टेस्ट कीजिए, आप करेंगे। वो डेडलाइन आप बताइए भाई, 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, गवर्नर तय करे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे का समय दे। देखिए, जो ये कह रहे हैं वो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट थी, उसके मध्य में ये सब बातें होती रही हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब अटल जी की सरकार बनी थी और वो सरकार गिर गई थी, तो उसके बाद एक नया जो है जिसे कह सकते हैं एक शुरुआत हुई, प्रैक्टिस शुरू हुए। कौन सी वाली कि भाई कौन सी वाली बात कर रहे हैं? जब 96 वाली 13 दिन की सरकार गिरी, 13 दिन की सरकार गिर गई थी, तो उसके बाद से हुआ कि आप लिखित में आप हमको देंगे, लिखित में समर्थन पत्र जब तक नहीं होगा तब तक नहीं है। और ये कहना ठीक ज्यादा होगा कि राज्यपाल को ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। ये सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट कहती थी कि ये काम राज्यपाल को देखना नहीं है, ये काम फ्लोर ऑफ द हाउस होना, फ्लोर ऑफ द हाउस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बिल्कुल कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया है। निर्णय सर, बम्बई फैसला आपको क्या लगता है, विजय को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। एक सर एक बयान सुना दूं मैं, वो हमारे पास देश के जाने माने वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी का इस पर एक टेक है, वो मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के एक्सपर्ट हैं। वो क्या बता रहे हैं, एक बार अभिषेक मनु सिंघवी सुना दीजिए। इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। देखिए, वो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट एक ही बात उन्होंने बोली कि भाई कोई और दूसरा पक्ष होता दावा करने वाला कि ना साहब हमारे पास नंबर है, इनके पास नहीं है, तो राज्यपाल फिर जो है अपने विवेक का फैसला करें या वो इतना टाइम लें। एक ही आदमी ने दावा पेश किया है, उसके पास भी 6 ही कम है, तो उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्थिति स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का 1994 का बोमई का फैसला है, एसआर बोमई केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वही अकेली जगह है जहां पर बहुमत का फैसला हो। ठीक है, 94 में। उससे पहले क्या हुआ था, 91 को याद कीजिए, नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, 232 एमपी की सरकार चलती रही 3 साल, कभी फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं। फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं, 93 में हुआ। तो उसमें यह कहा गया कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा बहुमत साबित कर देंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो गिर जाएगी सरकार। बहुमत की जरूरत तो साबित करने पर चाहिए ना। उस आधार पर नरसिम्हा राव की सरकार चलती रही और उसमें वो हुआ स्कैम जो सारा आप कहते हैं कैश फॉर वो क्या था ना, कैश फॉर वोट नहीं कैश फॉर वोट, शिबू सोरेन वाला जो पूरे झारखंड के एमपी जो उसमें समर्थन किया और वो सारा मामला हुआ। उसके बाद 94 में बोमई फैसला आया। बोमई फैसले में साफ साफ ये बात की गई। उसके आधार पर 96 में, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूँ, 96 में वाजपेयी की सरकार जब बननी थी, 96 का चुनाव हुआ तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और उन्होंने उसी आधार पर वाजपेयी जी को बुला लिया, है ना। और वाजपेयी जी 13 दिन की सरकार के बाद हाउस में मेजोरिटी प्रूव नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बने, उनके पास कब मेजोरिटी थी? नहीं सुनिए तो, नहीं वो टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको। तो 96 में 13 दिन बाद वो सरकार गिर गई। तो उस समय ये आरोप लगा कि राष्ट्रपति जी ने ये मौका और सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बजाय, वैसे आरोप तो दूसरा था, आरोप तो ये था कि जब वो लेफ्ट पार्टीज और सारी जो नॉन बीजेपी पार्टीज थी बिल्कुल बहुमत तक पहुँच गई थी, उससे पहले उनको बुला लिया। खैर वो तो हो गया। अब उसके बाद 98 में फिर सब सरकार बनी
दो सरकारें गिरने के बाद, देवगौड़ा और गुजरात सरकार के बाद चुनाव हुए 98 में, फिर किसी के पास बहुमत नहीं था, बीजेपी के पास थी 182 सीट्स। उस समय थे राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन साहब ने कहा, जब वाजपेयी जी एनडीए का बहुमत लेकर गए तो उन्होंने कहा, वो लेकर गए थे बहुमत, उन्होंने कहा ये चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, इसमें जितने दल आपको समर्थन दे रहे हैं उन सबके समर्थन की चिट्ठी चाहिए। अब उसमें क्या पेच हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी वाला मसला है कि जयललिता की पार्टी AIADMK, जिनके साथ आज ये सारा झगड़ा चल रहा है, उन्होंने अश्योर कर दिया बीजेपी को कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी नहीं दी वाजपेयी जी को, बीजेपी को। उसमें थे सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने रोक दिया था क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बनना चाहते थे वित्त मंत्री, प्याले में तूफान। तो उस समय उन्होंने रोक दिया उनको, और चिट्ठी नहीं आई। तो दिल्ली में रोज ये चलता रहा कि चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी, और 8 दिन लग गए चिट्ठी आने में। फाइनली चिट्ठी आई, और जब वो पूरे सभी सहयोगी दलों के साथ दिया तो के.आर. नारायण साहब ने उसको दिलवाया। तो ये प्रेसिडेंस हो गया। अब उस प्रेसिडेंस का गवर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा मामला था जहां पर, जिसका जिक्र सब लोग कर रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी अभी थी, क्लेमेंट थे, यहाँ पर कोई नहीं है, तो और ये राज्यपाल की जिम्मेदारी ने, वो उनको 10 दिन का टाइम दे, 5 दिन का टाइम दे, उसमें गिर जाएगी सरकार तो गिर जाएगी। मतलब ये तो जिम्मेदारी विजय की है। सवाल ये है कि फिर अगर मान लीजिए, मैं फिर एक बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, मैं राज्यपाल वो तो अलग हो गई, कॉन्स्पिरेसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। मान लें लेकिन कि राज्यपाल किसी के कहने पर टाइम दे रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, तो टाइम ले रहे हैं तो किसको देने के लिए ले रहे हैं? नहीं, वो तो आ जाएगा ना सामने। आप ऐसा कौन सर, आपको याद हो, AIADMK कह रहा है कि हम देंगे, AIADMK टूटने को तैयार पड़ी है। आपको 3 दिन से मैंने कहा, जिस दिन से ये नतीजा आया कि क्या ये एनडीए की सरकार बनेगी, आपको याद है? मैं आपको क्या लगता है ऐसा होगा? मुझे बहुत संभावना लगती है। कांग्रेस जब वो कांग्रेस के कैंप में चले गए तो बचा क्या? डिस्कस करने के लिए क्या बचा? ये चोजन कांग्रेस, वो बीजेपी के AIADMK के साथ कैसे जा सकता है? पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। और जो लोग राजभवन रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, रिजॉर्ट से वो राजभवन नहीं आते हैं। आप देखिए तो सही। और आप महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं लिया, क्या नाम है, समीर साहब ने महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं दिया, जब देवेंद्र फडणवीस जी को वो दिया ना कि नहीं, उनको दिलवा दी थी सुबह 5 बजे, आपको तो फिर वो गिर गई थी सरकार। नहीं देखिए, मतलब मुझे ये इस वाले पे थोड़ा सा, जैसे कल शाम से भी चला DMK मिलकर सरकार बना, बहुत बड़ी गप चली शाम से। DMK बात कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में गवर्नर हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि भाई हम पूरी तरह से पक्का करके, पुख्ता करके, और चूंकि पहले पुराने प्रेसिडेंट्स हैं तो वो कर रहे हो। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई टाइम लेने की बात है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कुछ दूसरे तरह की, जिसको कहते हैं ना, बातचीत। और एक चीज जरूर हो सकती है जिसको हम मतलब थोड़ा अलग करके देखेंगे, चलो ये सब हटा दें तो क्यों कर रहे होंगे, क्या कांग्रेस के साथ विजय की सरकार न बने, ये कोशिश हो रही क्या? इसको आप ये मत किसकी बनेगी ये हटाइए, कांग्रेस के साथ न बने, सरकार विजय की बने। लेकिन दूसरा तो यही तो बात, कोई तो बनाएगा ना, वो दूसरा विजय ही बनाएंगे। किसके साथ? AIADMK के साथ बना लेंगे। हाँ, तो आप तो क्या इसमें क्यों लगा रहे हैं? जिस चीज को आप जानते हैं उसमें क्या क्यों लगा रहे हैं? नहीं, लेकिन तैयार होना तो तैयार हो जाना पड़ता है ना, जब आप तैयार किया जाएगा, परिस्थितियां होती तो तैयार हो जाना होता है। तो इसमें लग रहा है कि तैयार हो जाने की स्थिति हो रही है, मतलब तैयार करने की स्थिति हो रही है, क्योंकि आप इसको पॉलिटिकल नैरेटिव, मतलब कांग्रेस को छोड़ के विजय AIADMK के साथ बना लें तो ये भी मुमकिन है। इसकी बहुत संभावना हो जाएगा, बहुत संभावना, इसकी बहुत संभावना। और मैं कह रहा हूँ कि रिजॉर्ट में कोई चले गए हैं तो बिना राजभवन आए कैसे निकले? आपकी समझ क्या है? मेरी समझ ये कह रही, तभी तो मैं बोल रहा हूं यही होगा। बिल्कुल, मुझे ये लगता है AIADMK के साथ बनाएंगे विजय। देखिए, मिलता कि AIADMK के साथ बनाना होता, या भारतीय जनता पार्टी चाहती कि वो AIADMK के साथ सरकार बनाए, कांग्रेस के साथ नहीं बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा समय नहीं लेती। परिणाम आने के समय ही मैसेज चला जाता और विजय तुरंत उनके साथ गठबंधन कर लेते। अब बिहार की तस्वीर आपको दिखा दें, जहां पर अब बीजेपी विराट हो गई है, टीम सम्राट बन गई है, और बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक और इतिहास का गवाह बन गया। भव्य मंच था, सारे राजनीति के सितारे थे, मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, सबने शिरकत की, और 32 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। बीजेपी के 15 हैं और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। मतलब अभी जेडीयू के पास 1-2 लोगों को लाने की और गुंजाइश है। दो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, 15 हो गए, अब तो केवल एक ही बजे मंत्री पद की एक ही जगह बची हुई है, वो इन्हीं के साथ है ना, इन्हीं के पास है वो। लेकिन 15 मंत्री तो इनके भी हो गए ना, अब 2 उप मुख्यमंत्री पहले ही 16 है ना, सीएम मिला के 16 हो गए, चीफ मिनिस्टर है, इसलिए एक अभी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ना जेडीयू को। मैं कह रहा हूँ वो जेडीयू के पास ही है वैकेंसी।
तो अब लेकिन जो वैकेंसी भरी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। निशांत जी को फाइनली मना लिया गया कि आप सरकार का हिस्सा बन जाइए, पार्टी भी ये चाहती है और हम चाहते हैं कि सरकार में आप रहें। तो एक ये भी बात रह जाएगी कि भाई नीतीश जी गए लेकिन सुपुत्र आ गए। अब निशांत जी पर हम लोग बात करेंगे। 22 दिन पहले जो शपथ दिलाई गई थी सम्राट चौधरी को और 2 उप मुख्यमंत्रियों को, उसी दिन शपथ लेनी थी उनको उप मुख्यमंत्री की, लेकिन वो लास्ट मिनट पर जो है उनको, जैसे वो रंगमंच के कलाकार लोग बोलते हैं, स्टेज फ्राइट हो गया, नहीं अभी नहीं मैं लूंगा, तो वो चले गए। लेकिन फिर अब कैसे मना लिया गया उनको मंच पर। एनीवे आज निशांत थे और आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नीतीश कुमार ने अपने बेटे से मिलवाया प्रधानमंत्री मोदी को, उनका आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, और ये एक जुगलबंदी दिखाई दी नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री मोदी की। बहर एनीवे अब ये सरकार का आपके सामने जो है ये रंग रूप ऐसे दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने आपको बताया बीजेपी के 15 मंत्री हैं, इनमें से 11 मंत्री रिपीट हुए हैं, पिछली बार की सरकार से आए हैं, 4 नए लोग आए हैं। जेडीयू में निशांत पहली बार राजनीति में ही पहली बार आए हैं, तो पहली बार सरकार में आए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी से एक की तरफ से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से दीपक प्रकाश को शपथ दिलाई गई है। और बिहार में अब सीएम सम्राट के अलावा 2 डिप्टी सीएम और 32 मंत्री साथ साथ हो गए हैं। तो निशांत की बात आपको सुनवा दें, उनसे बात की है हमारे साथी ने। तो निशांत कुमार क्या बता रहे हैं अपनी इस नई पारी के बारे में, देखिए। निशांत जी क्या कहेंगे, आप मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने हैं। जी, सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को भारी बहुमत से जितवाया, और जिस तरह से 20 साल पिताजी पर विश्वास किया जनता ने, आगे भी हम पर विश्वास करें। हम अपने काम से लोगों का प्रेम विश्वास पाने का कोशिश करेंगे, और हम सब पिताजी के मार्गदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और भी सारे वरीय नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और वो शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में। कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि निशांत साथ आए, सरकार का हिस्सा बने, आपकी यात्रा चल रही थी, फिर ये निर्णय कैसे बदला? सब जदयू के वरीय नेताओं ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। अब नया तो नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि सरकार तो पहले बन गई थी, इलेक्शन भी 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। निशांत जी आ गए हैं, निशांत जी की भी आने की बातें बहुत अरसे से चल रही थी, तो वो खबर भी थोड़ी बासी बासी सी आपको लग रही होगी। कौन सा मिलेगा निशांत को? डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा? ये बड़ा महत्व रहेगा। कोई भी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? अब वो नीतीश जी के बेटे हैं, अब उनको कुछ भी मिले। लेकिन मैं महत्व का रहेगा नहीं, लेकिन मैं एक बात कह दूं फिर, क्योंकि मुझे तो अब उस पर भी बहुत दिलचस्पी नहीं रहेगी कि निशांत जी आएंगे तो क्या कमाल कर देंगे। कमाल तो वो कब करने में भी समय लगेगा ना, सीखने में समय लगेगा ना। तो आपने एक आदमी को लेकर के जो अनिच्छुक है, जो आना नहीं चाहता पॉलिटिक्स में, उसको जबरदस्ती पिताजी ने और पार्टी के लोगों ने दबाव डाल के, इसमें तो कोई शक ही नहीं रह गया ना, दबाव डाल के आप हाथ पकड़ के खींच के उनको ले आए हो। जैसे राहुल गांधी को, उनकी कोई इच्छा नहीं है राजनीति में आने की, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके साथ भी अच्छा हो रहा है ये। एनीवे अब ये राजनीति है, जो भी उनकी पार्टी और परिवार ने सोचा हो वो जो है वो करवा लिया गया है। शुभकामनाएं उनको राजनीति के इस नए पदार्पण में, वो नई अच्छे काम करें, अच्छे नेता बन जाएं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, ये हम सबकी कामना होगी। लेकिन मैं उम्मीद है या गुंजाइश है उस पर, मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी के बारे में 2-3 चीज़ें थी। एक बेदाग छवि, कभी करप्शन का मामला उनके साथ नहीं जुड़ा और परिवारवाद का मामला भी नहीं जुड़ा था जी। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी उनसे चूक हो गई है। होता क्या है कि आप नहीं भी चाहते हैं तो आपके आसपास जो बैठे हुए चापलूस होते हैं वो आपको उस तरफ ढकेल देते हैं। नीतीश जी के आसपास के लोग जितने खड़े थे वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए और अपनी ताकत के लिए क्या चाहेंगे कि जो नीतीश जी का बेटा हो आगे बढ़े, ताकि वो अपने आप को बता सकें कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा करीबी हूँ, मैं आपके बारे में ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। और इसीलिए उन्होंने निशांत कुमार को आगे करने की नई कोठरी बन जाएगी। अब एक नई कोठरी बन जाएगी, उनके इर्द गिर्द नई कोठरी बन जाएगी। मुझे लगता है नीतीश जी को अपने राजनीतिक साख के लिए, अपनी राजनीतिक पूंजी के लिए और अपनी कमाई जो है, उन्होंने जो कमाया था राजनीति में, उसको लेकर के बचना चाहिए था। अभी संगठन में देते, आने देते, काम करने देते। बोला ना कल तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है शायद कि आप कम से कम हम पर परिवारवाद का आरोप तो नहीं लगाएंगे ना। मैं वही कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा ये रहेगा कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप
नीतीश, चूंकि वहां पर नीतीश जी हैं, इसलिए उनके बेटे को वहां पर समीर जी को मुख्यमंत्री दिलचस्पी हुई, उनको बनाया। कौन सा विभाग मिलेगा? आप ये देखिए, लेकिन आप जरा देखिए उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, अपने राज्यसभा हारने के बाद राज्यसभा और बेटा को एमएलसी सभी हैं सर, वो और तो उसके क्या? बाद एक का नाम एक चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, एनडीए के सारे यही हैं। जेडीयू, अब जेडीयू भी उसके अंदर हो गई है। सम्राट चौधरी स्वयं भी एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। एनीवे उस बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा था, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है, भाई तो इनको परिवारवाद तो तो कहरे से शुरू करना है, ABCD से शुरू करना है। बिल्कुल। निशांत जी को देखो, निशांत को राजनीति में लेकर आना था नीतीश कुमार को, ऐसी स्थिति तो फिर 50 साल के हो गए निशांत कुमार, 52 साल में वो राजनीति में अब पहली बार वो मंत्री बने। अभी तो विधान परिषद में जाएंगे ये तय है, क्योंकि अब अभी विधायक तो वो है नहीं। तो आप पहले उनको राजनीति में लेकर आ जाते। अब उनको राजनीति में पहले कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तैयार नहीं हुए तो कहा गया कि भाई वो संगठन के लिए काम करेंगे। उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली, पूरे बिहार की यात्रा निकाल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कह रहे थे मैं संगठन को समझ रहा हूँ, जेडीयू को मजबूत करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। और अचानक से फिर वो आज मंत्री बन गए। अब नीतीश कुमार का बेटा अगर मंत्री बन रहा है वहां पर, अब वो विधायक कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। क्या उस मंत्रालय के बारे में उनको इतनी जानकारी है कि मंत्रालय में काम कर पाएंगे? वो अगर फेल्यूर होते मंत्रालय के अंदर परफॉर्म करने में, तो क्या जेडीयू का नहीं होगा? किसके कहने पर वो देखेंगे? और मुझे लग रहा है कि अब इतना बहुत सीरियस हो रहे हैं आजकल त्रिपाठी जी, मुझे बहुत लगता गंभीर है, बातें करने लगे हैं ये। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से रोड शो निकाला, ये बता दिया है कि बिहार अब भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश कुमार जरूर गठबंधन में है, सरकार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी अब उस अवस्था में पहुंच गए जब वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो वो आज भी खुश थे, बहुत खुश थे। वो मोदी जी से मिले तो भी खुश थे, अमित शाह जी से मिले तो भी खुश थे, बेटे से मिलवाया भी मोदी जी को न उन्होंने। कुछ पाने का मोह, न कुछ खोने का भय, तो फिर प्रसन्नता ही रहती है। इसको वैराग्य भाव कहते हैं। और तो बीजेपी वैराग्य का भाव में अंग चले। बंग कलिंग प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। हाँ। उड़ीसा, बिहार और बंगाल। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी 7 साल पहले बीजेपी में आए, हेमंत बिश्व शर्मा 7 साल पहले बीजेपी में आए, और सम्राट चौधरी को शायद 7 या 8 साल हो गए। इतनी है तीनों की जर्नी भाजपा की, और मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो देखिए, पिछले 1 दशक से अमित शाह प्रोजेक्ट के तौर पर जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वो ये राज्य है। तो आप ये इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अमित शाह सम्राट चौधरी है, प्रोजेक्ट अमित शाह हेमंत बिश्व शर्मा है, प्रोजेक्ट अमित शाह शुभेंदु अधिकारी है। और तीनों के परिणाम मनवांछित मिल रहे हैं। यानी आप उन राज्यों में जहां आपको मुश्किल थी, बिहार आप कहने को भले लगातार सत्ता में थे, लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं थी। एनडीए की सरकार नीतीश सरकार कही जाती थी। आप कह रहे हैं अमित शाह जी ने नतीजों से पहले नेता तैयार कर लिए थे। ये प्रोजेक्ट अमित शाह है, मैं इसीलिए शब्द इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें कोई बट नहीं है। और बिहार में अब पूरी तरह से अब आप चाहें तो चाहे जो कहिए, लेकिन इसको भाजपा सरकार कह सकते हैं एनडीए की। बंगाल में जो हुआ वो तो खैर अकल्पनीय है। मैं तो थोड़ा हो सकता है आप लोग भी अचानक नाराज जाएंगे प्रोफेसर साहब को छोड़ के, लेकिन अगर इसमें ममता जी ने जो कुछ किया था, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करके इसको ठीक करना पड़ा हो, तो भैया बाली का वध करने के लिए राम जी को ताड़ के पेड़ का, वृक्ष का एक ओट लेनी पड़ी थी। तो ये होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, और वो बड़ा जरूरी था। और असम तो मान लीजिए कि असम जो हुआ हो गया, तो ये प्रोजेक्ट सामान्य प्रोजेक्ट नहीं थे, तो इसलिए इसको उससे मत जोड़िए कि 7 साल पहले आए हुए नेता है। तो आपने ये जो है ये गुटबाजी क्यों की यहाँ प्रोग्राम में सर? आप और प्रोफेसर साहब एक गुट और बाकी हम लोग एक गुट हैं। नहीं, हमको लगा वो नाराज नहीं होंगे, ये लोग नाराज हो सकते हैं। अचानक ये लोग रेशनल होने लगते हैं। फिर भी 7 साल हो गए। रेशनल नहीं होना है, सर है इम्पोर्टेंट बात। सर एक लाइन जोड़ दूं, इनको तो फिर भी 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। एक सेकंड, समीर जी कुछ बोल रहा। हाँ, बोलिए। इनको तो फिर भी 7 साल हो गए। मोदी कैबिनेट में तो ऐसे लोग कैबिनेट मंत्री बन गए जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। पहले कैबिनेट मंत्री बने और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जाके कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करी। सुरेश प्रभु 2014 में जब रेल मंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्री बनते हैं, रेल मंत्रालय में कार्य संभालते हैं, दूसरे दिन बीजेपी मुख्यालय आके 100 रुपए की पर्ची कटवाते कि मैं सदस्य बन गया हूं। तो ऐसे भी उदाहरण है देश के अंदर कि पहले मंत्री बन रहे हो, बाद में सदस्य बन रहे हो पार्टी के। सेना ने लोन दिया था, वो थोड़ा सा आप अन्याय कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बिल्कुल और कोई बिल्कुल उदाहरण आप लेते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। एक में जरूरी थोड़ा बात नहीं अन्याय कर रहे हैं, पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। सुरेश प्रभु को आपने नाम लिया होता तो कोई और नाम लेते तो मैं भी आपसे सहमत हो जाता। सुरेश प्रभु तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसीलिए ना शिवसेना छोड़नी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, सुरेश प्रभु वो मंत्री थे जो अटल जी की सरकार में, और आप
कुछ ऐसे लोग अरे हैं जो भाई, किसी पार्टी में नहीं मोदी, इधर के अब दिखते। मोदी युग की बात कर रहे हैं आप, कहाँ चले गए, दूसरे एरा में चले गए आप लोग ना। कालखंडी, आपने कालखंडी बदल दिया, रेफरेंस बदल दिया कालखंड आपने। में देखो डेफिनेशन कैसे बदलती है। अडवाणी जी क्या करते थे, बीजेपी को पार्टी विद ए डिफरेंस, ये एक वो कालखंड, उस कालखंड में। अब आज भी पार्टी विद ए डिफरेंस है, 3 उधार के मुख्यमंत्री हैं इसमें हैं, और एक अब ये भी आप जाए नहीं सर, लेकिन उधार अभी उधार उधार लौटाना पड़ता है, ये तो हो गए ना। ना कोई हो गए, मजबूत ठीक है, नेता है, पार्टी का उधार का सुन कैसे तो कह लीजिए, सकते हैं? आप उधार बोल का दीजिएगा, नेता नहीं है ना, बात सर। मेरी तो सुन लीजिए। इसको और आप केवल उधार का- 5 लोग 6 लोग परिवार के हैं, खुद सम्राट चौधरी हैं परिवार से आए हुए, फिर दीपक प्रकाश जी हैं, फिर संतोष सुमन जी हैं, फिर नीतीश मिश्रा जी हैं, फिर श्रेयसी सिंह हैं, और बोलूं क्या नाम, बहुत है ना। नहीं मैं लेकिन इस फिर पर भी तो- परिवारवाद इस के पर- खिलाफ है पार्टी। इस पर तो मैं परिवारवाद बीजेपी की के एक साथ नई सहमत हूं। डेफिनेशन अब वो ये बड़ी प्रोफेसर जा रही साहब है। और विजय जी ये सहमत हो गए, ये प्रोफेसर साहब विजय जी से सहमत हो गए। इस पर तो मैं विजय जी से नहीं, विजय सहमत जी ने हूं। खेल किया है, नहीं, बंगाल में खेला नहीं, अब इस पे जानते हैं कि हम सब सहमत हैं। नहीं भाई शकुनी चौधरी के पुत्र से लेकर और दीपक प्रकाश तक तो सब, वो तो इस पे सब सहमत है सर। लेकिन फिर मैं कह सर रहा हूं, अगला टॉपिक आपके पसंद फिर का मैं है। कह रहा हूं, अच्छा, बढ़ो खबर पे। एक लाइन, क्या शकुनी चौधरी के पुत्र होने की वजह से सम्राट चौधरी है? आप दीपक प्रकाश और सबका उदाहरण लीजिए। आप एक लाइन बोल लीजिए। मेरा तो बस एक ही है भाई, वैचारिक प्रतिष्ठान को आपके वैचारिक अधिष्ठान के साथ बाहर से कोई भी आदमी आकर के मीम खड़ा बनने होकर के लगेंगे बना- सर, ये वैचारिक अधिष्ठान के बताऊं आपको, हर प्रोग्राम में वैचारिक अधिष्ठान की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, जिनका विचार है उन्हीं को याद दिया, हमारा कौन सा विचार विचार है, है? वो तो है नहीं। अरे नहीं मैं इसलिए मैंने राजस्थान में विचार बचा ही नहीं जाना। नहीं एक मिनट, मैंने तो इसलिए कहा कि संघ भी कहता है ना कि भाई आज का जो स्वयंसेवक है तो स्वयंसेवक है, आज का जो नहीं है वो कल का स्वयंसेवक है हमारा। चले। तो इसलिए इस दृष्टि से यदि आप देखिए तो सब अपने ही है। अगली खबर मैं आपको बताता हूं, और आपको ईमानदारी से बता दूं कि ये खबर जैसे झोली में से गिरता है ना कुछ खबर, वैसे गिर गई। मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, मैं तो स्क्रॉल कर रहा था फोन और उसमें आ गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर। तो पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आजकल उन्होंने दाढ़ी वाड़ी बना ली तो मेरा इंटरेस्ट जगह, क्या कह रहे थे सुनता हूं मैं उनको। तो वो गजब बात कह रहे थे, मैंने कहा ये तो खबर है। खबर क्या है? खबर ये कि भाई आसाम में 19 विधायकों में से 18 विधायक मुसलमान जीत करके आए कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी ने इसको एम्पलीफाई किया। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि देख लो एक हिंदू जीत करके आया वहां पर। लेकिन ये भी आप कहेंगे बात तो पुरानी हो गई, तुम 4 तारीख को जान चुके थे। बात बिल्कुल ठीक है, ये बात 4 तारीख से जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर रिएक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्शन दिया है इस पर कि हमें मुसलमानों की पार्टी कहा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इसकी सफाई देने के लिए आई। पूरे एमएलए की क्या जरूरत थी, किस लिए सफाई दे रहे हो? और वो सफाई दे रहे हो या मुसलमानों को याद दिला रहे हो कि हाँ हमें मालूम है कि आपने हमारे इतने जीत करके आए और आपके वोट से जीत करके आए, तो ये मत समझिए कि हम भूल गए। वो बातें दोनों तरफ की थी उसमें। और बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बीजेपी को ठुकरा दिया, बीजेपी ने मुसलमानों को ठुकरा दिया। मुसलमानों ने जो बीजेपी जैसी अतिवादी और पार्टियां हैं जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं उनको भी ठुकरा दिया, और एक सेकुलर पार्टी को चुना उन्होंने। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है कि देश का अल्पसंख्यक एक सेकुलर पार्टी को चुन रहा है। अब इसमें आप देखिए, मेरे पास पूरा वो आंकड़ा है। आसाम में हुआ है ऐसा, बंगाल में उनके 2 विधायक जीत करके आए, दोनों मुसलमान हैं, ये बात भी ठीक है। केरल में उनके बहुत सारे विधायक जीत करके आए हैं, 63 जीत करके आए हैं, उसमें 7 मुसलमान हैं। और 22 मुस्लिम लीग वाले भी उन्हीं के अभी आते हैं सर। केरल में कह रहे हैं 22 मुस्लिम लीग के जीते हैं, जो यूडीएफ का हिस्सा है, वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी गिनती कांग्रेस में की जाए, टेक्निकली वो बात ठीक नहीं है, वो अलग पार्टी है। और तमिलनाडु में जो उन्होंने 5 विधायकों की चिट्ठी दी है उसमें 1 मुसलमान है। तो ये है डेटा। तो अब वो क्या कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों के बाद मुसलमानों की पार्टी कहना क्या जायज है, क्या ठीक है, उचित है, इस पर हम बहस करेंगे। पवन खेड़ा को की बात आप सुनिए। बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब, आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने
बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया। किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? तो कांग्रेस कह रही है कि आप वोट को भी रंग में देखेंगे। बात करते हैं इस पे। थोड़ा सा आंकड़े जो हैं और मैं आपको बता देता हूं। जो भी मैंने बताया, 19 विधायक असम में जीते, 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस ने 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए थे, उसमें से एक जीता। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। 80 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में से एक जीता। अब इसके आगे आप देखिए, केरल की बात करते हैं। कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं केरल में। इसमें से 30 यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। 35 में से 30। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि जितने जीते इस कैंप के, उसमें टोटल मुसलमानों में से 35 में से 30 इन्हीं के थे। कांग्रेस के जो हैं अपने 8 हैं वो बताए जा रहे थे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 हैं वो आए थे। लेकिन सबसे गजब की बात, और ये बयान मिस हो गया था हमसे, तो मैं आज आपको सुनवा रहा हूं। ये बयान 4 तारीख को ही बता रहे हैं कि आ गया था। उसी दिन 4 या 5 को ही आ गया था। बदरुद्दीन अजमल उसी दिन तो AIUDF के करता धरता शुद्ध मुसलमानों की पार्टी चलाते हैं, खालिस AIMIM जैसी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग बन गई है। अजमल साहब कांग्रेस को कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग बन गई है। सुनिए। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने UDF को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। ये मुझे जरूर समझा दीजिएगा। अजमल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग हो गई, और कांग्रेस कह रही है वोट को रंग से क्यों देख रहे हो? ये आपको आश्चर्य होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो मुस्लिम लीग भारत को तोड़ी थी वो अलग थी, अब जो भारत में अंदर बचा है वो मुस्लिम लीग तो राष्ट्रभक्त हो गई है। तो लखनऊ में सरदार पटेल का भाषण था, उन्होंने कहा कि ये रातों रात देशभक्त हो गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनके अंदर वो इतना ही जहर है। ये सरदार पटेल जी का था। और आप जरा एक एक करके आप आजमाइए थे, मुस्लिम लीग के जितने बड़े नेता थे उस समय जो नहीं गए थे, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में आकर के चले गए। जिसे आप बहरुल इस्लाम के बारे में कह रहे हैं ना, जिसको 3 बार राज्यसभा बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था, हाई कोर्ट का जज बनाया था, वो क्या था? वो तो जिन्ना को कहता था कि हम प्लेटर पर ला करके वो तुरंत हम दे देंगे, आसाम को दे देंगे। तो लिटरली ले गए जिन्ना वाले रिमार्क को। नहीं, ये सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग से भी ज्यादा मुस्लिम लीग बनी हुई है। आपको राहुल गांधी ने कहा नहीं था क्या कि हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं? उन्होंने डिक्लेयर किया था। और इस पूरे को आप जिस 19 में से 18 जीत करके दो ना, एक उसमें एक भी जो जीता है ना, वो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है। तो हिंदुओं ने अच्छा, तो मुसलमान कैंडिडेट हो नहीं सकता, कंप्लीटली नकार दिया है उनको, ये भी ध्यान रखिए। एक्चुअली सवाल ये है जो अभी बताया ना, खेरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो गलत तरीके से ले गए। अब मैं ये भी कह रहा हूं कि शायद वो यही मैसेज भी देना चाहते थे कि हाँ हमको मुसलमान वोट करते हैं। नहीं, ये काम उनको फायदा देगा उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक लाइन, गाजा पे लेख लिखना, सोनिया जी का फिलिस्तीन का झोला, प्रियंका जी का, राहुल जी का हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम से जोड़ना, ये सारा घटनाक्रम आपको लगता है कुछ और है? अरे भाई, उनको दिखा कि कर्नाटक में सरकार बन गई, तेलंगाना में सरकार बन गई, उनके लिए तो ये अच्छा है ना। केरल में सरकार बन गई, एक्चुअली वो उन कर रहे थे। वो बिल्कुल ये जानते हैं कि मुसलमान पूरा आ जाए, उसका छिटपुट कुछ और आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि समय ही कुछ उनका खराब चल रहा है कि ऐसे नहीं हो पा रहा है। यही तो ममता जी भी सोचती थी। जो सो कॉल्ड सेकुलर, जिसको मैं फ्रॉड सेकुलर कहता हूं, उन पार्टियों का यही है कि हमें मुसलमान पूरा दे दे, उसके बाद फिर कुछ हम हिंदू कर ले, और उसके बाद कहेंगे नहीं हम तो सेकुलर देखिए। वो हिंदू वाला भी तो नहीं मिल रहा ना, और ये कांग्रेस की चिंता होना चाहिए। हमारा भी सवाल और हमारा काम ये नहीं है कि आपको मुसलमानों ने वोट क्यों किया। भाई वो हिंदू विरोधी अपराध बोध से ग्रसित कराते हैं। आप नेशनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी होकर के आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल ये होना चाहिए। क्यों दूसरे लोग जीत करके नहीं आ रहे हैं उस पार्टी? वो तो कह रहे हैं कि हिंदू खराब है ना भाई, आप बार बार जो है हिंदू खराब कह रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार मुसलमानों ने बनाई है? बिल्कुल नहीं।
मिला ना, मैं इन राज्यों की, इन चुनावों की बात कर रहा हूं सर। हाँ, वो निश्चित बात रूप आपकी से। ठीक है भाई, केरल में भी जो है उनके अपने 63 जो हैं उसमें से 7-8 ही हैं मुसलमान, बाकी सब हिमाचल ईसाई भी हैं, हिंदू भी थोड़ी हैं। ना होगा कि दरअसल हिंदू वोट ही नहीं होंगे। दरअसल लेकिन असम और बंगाल में भी क्यों, सर, 2 राज्यों में भी क्यों इतना ऐसा बिल्कुल स्टार्क डिवाइड क्यों दिखाई दे रहा है? बेसिकली कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है। ये मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस पार्टी, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे केरल के चुनाव के समय जो आया था, इसके पहले कांग्रेस का 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का घोषणा पत्र देखेंगे, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की, और कांग्रेस को लग रहा है कि भाई आप मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ममता बनर्जी के पास मत जाओ, आप तेजस्वी यादव के पास मत जाओ, आप अखिलेश यादव के पास मत जाओ, तमिलनाडु में आप स्टालिन के पास मत जाओ। सारे मुसलमान हिंदुस्तान के कांग्रेस को अपना पार्टी मान ले, और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान हमें अगर वोट करने लगेंगे तो फिर 10 से 12% तो हमको हिंदू वोट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी थी, उन पार्टियों के लिए भी थी जो जिनका नाम अभी आपने लिया। बिल्कुल, उनको संदेश देने के लिए तो मुसलमानों को कि आप एक तरफा हमको वोट करो, मोदी से और बीजेपी से हम लड़ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमें, सारा मुसलमानों का वोट हमको मिल जाएगा, तो 10 से 12% हिंदू वोट अब इस करता सारी है चीजों में कांग्रेस सर को। प्रॉब्लम ये, मैं नहीं जानता कि ये किस मन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन ये जिसने सुनी होगी, जिसने जैसे मैंने सुना तो मुझे अटपटा लगा कि आप इस विषय पर सफाई क्यों देने आ गए? जिसने आरोप लगाना था लगा दिया, आप इसी चीज पर क्यों सफाई दे रहे हो? एस्टैब्लिश करना है उसको एग्जैक्टली। तो आप जो एस्टैब्लिश करने के लिए आए कि हाँ हमको मुसलमान वोट मिलता है और सबसे ज्यादा हम ही को मिलता है, हम ही पे मुसलमान सबसे ज्यादा भरोसा मिलता है, ये फिर दूसरे वाले पक्ष को जो आपको नहीं मिलता उसको कैसा महसूस करा रहा है? ये भी तो सुनना चाहिए, जो आप जिसको आप बार बार रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, जो कहते हैं वो तो पहले ही आपको वोट नहीं दे रहा है, ऊपर से आप उसको ये और बता रहे हो कि हमको देखो ये लोग तो इतना देते हैं। नहीं, एक तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पवन खेरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ऑन करने के लिए किया। ओके, इसमें मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा कि बिल्कुल। और क्यों करने में क्यों कंफ्यूजन आपको लग रहा है? मुसलमान यदि उनको वोट दे रहे हैं तो कोई अपराध हो रहा है क्या कांग्रेस के लिए? बिल्कुल नहीं, तो मान कांग्रेस लीजिए की बात कर रहा हूं। नहीं, यदि कांग्रेस को 65 में से 63 में से 8 MLA मुस्लिम मिलते हैं, है ना, और ये मान लीजिए 19 में से 18 मिलते हैं, तो वो मुस्लिम लीग पार्टी हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के 240 में एक भी मुसलमान नहीं हो तो वो हिंदू महासभा कहते हैं उसको, हिंदू पार्टी हो गई सर। हिंदू महासभा बोले ना, उसका नाम हिंदू महासभा रख दीजिए। ये क्या बात है? जिसको वोट देना है वो दे रहा है और वो ऑन कर रहे हैं, और मुसलमान किसी को वोट दे रहे हैं, ये अपराध है क्या? ये यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराध हो रहा है। और ये कांग्रेस की चिंता होगी कि उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हिंदू दे रहा है नहीं दे रहा है, ये उनकी चिंता है। मुझे बताइए, और 99 MP जिनके हैं कितने मुसलमान हैं? क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इसलिए वो केवल मुसलमानों से 99 आप इसको अलग दिशा में ले गए। बात सारी कांग्रेस की हो रही है। मुसलमान का वोट और मेरा वोट जो जिसको देना चाहे दे भाई, उसका मन है, उसको सारा कांग्रेस को दे दिया। विजय जी, कांग्रेस की क्या सोच है उस पे बात हो रही है। विजय जी, एक अलग पर्सपेक्टिव से जरा भाई, कोई शरिया थोड़ी ना, भारत में लोकतंत्र है, जो मर्जी दे। उनको देना है वोट, उनको ऑन कर रहे हैं, कोई अपराध के भाव से नहीं ले रहे। उनको पूरा अधिकार है देने का जहां वोट दे सके, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते वोट कर रहे हैं, ठीक है ना? इस चीज को एक मिनट सुन लीजिए ना भाई। हम कहते हैं ना कि आसाम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा को हम आप ही को याद दिला रहे हैं कि जो उनको वोट मिल रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के कारण नहीं, डेवलपमेंट के कारण भी मिल रहा है। अच्छा, जो पार्टी को सुन लीजिए वो डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो आपने बोला था सर, हमने थोड़े बोला है। बोल रहा हूं। अरे आपने भी बोला था। चुनावी राज्यों में हमने बंगाल का सारा अपडेट आपको दिया, तमिलनाडु की बात हमने की, असम की बात भी कर ली, अब आपको केरलम की बात बता देते हैं। यूडीएफ को बड़ा क्लियर मैंडेट मिला है, इतने की उम्मीद तो शायद कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं की होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता, मतलब भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, वो नाम कैसे तय होगा और वहां क्या पेच फंसा हुआ है उसकी बात करेंगे। केरल के लिए कांग्रेस ने अजय माकन और मुकुल वासनिक को पर्यवेक्षक बना दिया है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हो गई है। इस मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया है कि मुख्यमंत्री का चुनाव हाईकमान करेगा। तो ये भी एक नई परी पार्टी है। फिर जाते क्यों हैं पार्टियां विधायकों के पास जाती हैं? ये ड्रामा हर पार्टी में होता है। फैसला कहीं होना तो वहीं करके ही जाओ, तो क्यों उनका बेचारों का पेट्रोल आप लोग जलाते हैं कि मीटिंग में आइए? नहीं, बीजेपी में करके जाते हैं, यहाँ पर करने के बाद फिर जाते हैं हाईकमान के पास। एनीवे, अब हाईकमान मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगा, तो वो नाम किसका होगा? मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन कौन है? तो सबसे आगे नाम लिया जा रहा है केसी वेणुगोपाल जी का, जो व्यक्ति इस वक्त, अब फिर यहां पर देखिए वो हो जाएगा विवाद, मैं मानता हूं कांग्रेस के नंबर 2 सबसे मजबूत आदमी है राहुल गांधी के बाद।
ये कहेंगे कि नहीं, अब वो भी खड़गे साहब भी हैं, नहीं, खड़गे साहब नंबर 2 हैं। ना फिर मैं नहीं, आप प्रियंका जी कांग्रेस को वो प्रियंका जी को तो मैंने वो लीग प्रियंका जी तो अलग है ना, कंपेयर एप्पल एंड तब तो सहमत हूँ, तब तो आपसे सहमत हूँ, है ना। अच्छा, गांधी परिवार के बाद दूसरा नंबर गांधी परिवार के बाद केसी अच्छा वेणुगोपाल। सौरभ, एक बात मुझे बताइए, क्या केरल में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी तय करेगी? कौन तय करेगा? और ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो बैठा, वो झाल बजाने के लिए बैठी? अभी आते हैं सर, आते हैं। तो खैर एनीवे, केशव वेणुगोपाल साहब के पास विधायकों का बहुत समर्थन है। माना जा रहा है कि 40 से ज्यादा 43 का नंबर लिया जा रहा है, सबने बताया। 43 विधायक उनके साथ हैं। और इनकी दूसरी बड़ी खूबी आपको बताई थी कि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। अभी तक राज्य में जो नेता विपक्ष रहे हैं लेकिन, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम है वीडी सतीशन, वो भी मजबूत नेता हैं। उनके पास बताया जा रहा है 35 विधायकों का समर्थन है। और एक सीनियर लीडर है इनके, रमेश चेन्नीथल्ला, उनके 22 विधायकों, उनके पास 22 विधायकों का समर्थन जो है वो माना जा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब क्या केसी वेणुगोपाल का ही नंबर इसमें लगना है? हमको एक बार अभी का गणित बता देंगे। मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल जरूर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सतीशन के लिए ज़्यादा समर्थन है। और जो वहाँ के जो सांसद है केरल के, ज़्यादातर सांसदों ने सतीशन के नाम का समर्थन किया है। अब राहुल गांधी को तय करना है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केसी वेणुगोपाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनकर वहाँ पर जाए। हालांकि विधायकों का समर्थन उनको मिला हुआ है, कहा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा विधायक उनके समर्थन में है। लेकिन वहाँ जमीनी स्तर पर जो केरल की जो टीम है, भारतीय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस जो स्थानीय लीडर से तमाम सांसद है, वो सब लोग सतीशन का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सतीशन ने जिस तरीके से विपक्ष के नेता के रूप में लगातार यहाँ पर काम किया है, उसकी एक बड़ी भूमिका वो बता रहे हैं कि उसके कारण वहाँ पर सत्ता में लौटी है। कहा यह भी जा रहा है कि वायनाड की जो सांसद है प्रियंका गांधी, वो सतीशन के समर्थन में। वो नंबर क्यों नहीं है उनके पास? नंबर इनके पास क्यों नहीं? अब देखिए, संगठन महामंत्री है, संगठन महासचिव है, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिका रही होगी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी भूमिका रही होगी। और आज वो जिस पोजीशन में संगठन महामंत्री महासचिव है, राहुल गांधी के आंख नाक कान है, तो विधायकों को लग रहा होगा कि हम केसी वेणुगोपाल का समर्थन करेंगे तो हमें मंत्री पद और बाकी चीजें होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में इसमें सहमति नहीं बन पाई है। प्रियंका गांधी ने सतीशन के नाम का समर्थन किया है इसके अंदर, और राहुल गांधी पे को तय करना है क्या होगा। और मुझे लगता है कि आखिरी समय में सतीशन को बना दिया जाएगा। प्रियंका सतीशन के साथ है, प्रियंका गांधी सतीशन के साथ है। अब ये पता नहीं कांग्रेस ही ऐसे पचड़ों में क्यों फंसती है। छत्तीसगढ़ से लेकर के हरियाणा और अभी कर्नाटक का चल रहा, अभी तक नहीं सुना। आर्लेकर साहब से ज्यादा मुश्किल काम ही है। मतलब ये राजस्थान का मामला हो गया, गवर्नर साहब को मेजोरिटी नहीं है। ये राजस्थान का मामला हो गया कि सचिन पायलट अध्यक्ष थे, मेहनत करी, सरकार आई तो अशोक गहलोत जाके मुख्यमंत्री बन गए। वैसे ही है कि सतीशन मेहनत कर रहे हैं विपक्ष के नेता के रूप में वहां पर, और केसी वेणुगोपाल जाकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सतीशन के बनने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि राहुल गांधी आखिरी वक्त पर खुद नहीं अड़ते अपने आदमी के लिए, अपने आदमी के लिए नहीं। और जो आप कह रहे थे, ये कौन सा पहली बार होगा? प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार थे। हाँ, बिल्कुल, वो नहीं बने, वो बन गए। नहीं बने ना। डीके शिव कुमार कहाँ बने? अब फिर आप सबके जख्म हरे कर दें, फिर सचिन पायलट का भी नाम लेंगे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लेंगे। अब हम अनिसर नहीं है तो हमारी गलती थोड़ी है। छत्तीसगढ़ में तो सरकार चली गई। मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि ये संवित सरकार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मुस्लिम लीग भी है, बहुत बड़ा। तो मुस्लिम लीग क्या, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जब सरकार बनने की बात आई कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो उसमें जेडीयू ने भी अपने इनपुट दिए और बड़ी भूमिका निभाई। जोर दिया सम्राट चौधरी को बनाने के लिए। नहीं, जो भी हो बोलिए आप। धीरे से दे दिया। ये आप बड़े रॉ में चले जा रहे हैं। ये बचपन में बहुत चुटी कटवा रहे होंगे। तो किसका नंबर लगता हुआ लग रहा है? मेरे समझ से मुस्लिम लीग का इनपुट किसी के लिए है, जो कांग्रेस को भी बता दिया गया है। उसकी भी मतलब ये सिर्फ कांग्रेस तय नहीं करेगी। नहीं, मेरे समझ से नहीं। अब आईयूएमएल क्या चाहती है? मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा। मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है उसमें फिर सतीशन साहब का पलड़ा और भारी होना चाहिए, क्योंकि वो लोकल आदमी वहीं पर बाहर रह के काम करते हैं। बिल्कुल। तो खैर एनीवे, वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल को लोग जानते हैं। वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथल्ला ये थोड़े उस तरीके किस्म से जाने माने लोग हैं। केसी वेणुगोपाल के साथ जो सबसे बड़ी ताकत है कि वहां पर विधायक हैं ज्यादा, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और उससे भी ज्यादा ताकत ये है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग उन्हें केरल भेजना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सही बात है। ये बहुत लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली में नया संगठन महामंत्री ये सोनिया जी के बहुत नजदीकी है और बहुत मतलब महत्वपूर्ण एमएलए है ना वो। हाँ, सहकारी आंदोलन के जो है
लेकिन अब वही है कि अब उस स्थिति में वेणुगोपाल शायद साहब नहीं। अभी एमएलए नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि गांधी परिवार के 3 में से कोई न कोई एक हिस्से को पकड़ करके रखे रहता है। अब एक पता नहीं किसका भाग्य अभी हम लौट लोग के जो खुल बात जाए। कर रहे थे तमिलनाडु की एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूं। विजय जी ने कहा आज आपको सारी पुरानी बातें, गुजरी हुई बातें क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि वो काउंटिंग वाले दिन सर हम लोग तो गिनती लगे करते हुए रह थे, गए थे ना, तो कई चीजें छूट गई नहीं, थी। लेकिन अच्छी ये पिक्चर है ये। पिक्चर की मैं बात करना चाहता था, क्योंकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, कांग्रेस ने कहा वोट का रंग नहीं होता, तो वो तो खुलेआम जीसस क्राइस्ट की तस्वीर देख के वो दिखा के प्रचार कर रहे थे। और ये तो जीतने के बाद की फोटो है। ये तो जीतने के बाद वो बता रहे हैं कि मेरे को देखिए साहब, ईसा मसीह का मुझे आशीर्वाद था, और वो उनका वो बात कह रहे हैं। क्रिश्चियन कितना है पॉपुलेशन? 6.2% है पॉपुलेशन तमिलनाडु के अंदर, और मुसलमान 5.8% है पॉपुलेशन। तो आप देख लीजिए कि दो गोलबंद हो जाते हैं, एक पार्टी के लिए वोट कर देते हैं या एक आइकन के लिए वोट कर देते हैं। और हिंदू जो है वो 87% है वहाँ पर। नहीं, ये वोट चुनाव प्रचार की फोटो नहीं है, ये चुनाव जीतने के बाद की फोटो है। सर, जो भी हो, जो आदमी चीफ मिनिस्टर बनने वाला है वो कर और रहा इसमें है। एक इंटरेस्टिंग आपको जानकारी इनकी हिस्ट्री नहीं, मैं जानकारी है कि इनके माता पिता दोनों जो है वो हिंदू हैं बाय बर्थ। अभी कल हमने चर्चा की थी इसका चर्चा तो हो चुका है यहाँ पे। एनीवे, लेकिन सवाल मेरा इसमें यह है कि ये कम्युनल श्रेणी में नहीं आता। हाँ, कम्युनल है, कम्युनल है ना? बिल्कुल, मैं तो इसको कम्युनल मानता हूँ। केवल इसमें रियायत यही है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान वो नहीं करते। वो तो कोई रियायत नहीं है सर, वो तो क्या है? मैंने खाली इतना ही कहा था कि चर्च का बहुत इनके पीछे सपोर्ट था। चर्च इनको प्लांट करना चाहती थी, सक्सेसफुली प्लांट कर गई अब है। मैं आता हूं, देखिए ये तमिलनाडु में। वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया कि कल मैंने ऐसी चर्चा सुनी। एक बीजेपी समर्थक थे, उन्होंने जब ये वीडियो, उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि ये आदमी विजय, ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, और ये आदमी तमिलनाडु में हिंदुत्व का दरवाजा खोलेगा। इस तस्वीर को दिखा के वो ये बात कह रहे थे कि हिंदुत्व की एंट्री विजय ही कराएंगे, बीजेपी की एंट्री विजय ही कराएंगे। बिल्कुल सही की, ये कमेंट सही है उनका। सहमत हैं आप? मैं इससे सहमत हूं। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, अब चूंकि सारे के सारे लोग कह हमें रहे लगा हैं कि ये कहने गए कि चूंकि विजय जी ने कही दिया है तो मैं भी सहमति व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो विजय जी जो बोले मैं सहमत हूँ उनसे। नहीं, ठीक है, अच्छा है आप लोग सहमत हो रहे हैं, अच्छा, यही लोकतंत्र है सर। लेकिन मूल रूप से क्या है, सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सेकुलर सरकार बनने जा रही, सेकुलर। और मेरा बड़ा एकदम, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, पूर्वाग्रह दुराग्रह जो कह लीजिए, सेकुलर मतलब फ्रॉड सेकुलर होता है। हिंदू को छोड़ के सब सेकुलर। आप इस तरह से और कोई काम करिए तो सेकुलर है वो। ठीक वैसे जैसे इफ्तारी सेकुलर है, लेकिन अगर नवरात्रि पे कोई पूजा में बुला ले तो वो गड़बड़ है। अगर गणपति बप्पा मोरिया करने के लिए सीजीआई के घर पीएम चले जाएं तो नहीं, आप तुलना ठीक कीजिए ना। मैं आ रहा हूं। मोदी जी को जय श्री राम का नारा लगाने में कोई गुरेज नहीं है। मोदी जी को गुरेज नहीं, लेकिन मोदी जी को तो कम्युनल कहा जाता है ना। मैं वही इसीलिए पूछ रहा हूं, मोदी जी का जय श्री राम कहना और विजय का क्राइस्ट की फोटो लेकर के चलना, अंतर है इन दोनों बातों में? नहीं, बहुत अंतर है। बताइए। जय श्री राम इस देश की आस्था के प्रतीक हैं, इसको सौरभ जी दोबारा मत पैरेलल कीजिएगा। ईसा मसीह क्रिश्चियंस के लिए है, भारत की भूमि पर सभी का उनका पूर्ण सम्मान है, लेकिन ये तो राम की भूमि है, इसमें कोई इब्बट नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना, दोबारा ये तुलना करनी ही नहीं है। कोई भी अगर कहे वो इस्लाम को मानने वाला हो, वो ईसा मसीह को मानने वाला हो, वो और किसी को मानने वाला हो, ईरान में पारसी खत्म हो गए, भारत में पारसी, सबका सम्मान है, लेकिन राम के तो नाम ये सबके लिए है, इसमें कोई इब्बट नहीं। तो ये पहली बात तो अलग है। लेकिन मूल बात क्या है, जो जहां से आपने शुरू किया था, बिल्कुल ये करेंगे तो वो जो तमिलनाडु का हिंदू है जो कहता है कि नहीं नहीं हम तो सेकुलरिज्म की चाशनी एकदम बढ़िया से उसको मिल रही है, तब उसको समझ आया कि नहीं भाई ये भी होता है। तो फिर मैं आपने जिसके भी हवाले से कहा है वो ठीक है। तमिलनाडु का सांसद तो सनातन को डेंगू मलेरिया कहने के ऊपर नहीं जागा, अब इससे जाग जाएगा क्या? नहीं, ऐसे ही जागता है सर। ये सुनिए ना, पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा किया, और ये आज कहानी कुर्सी में सबको याद आ जाए। अरे भाई, इसी देश में लोगों ने कहा था वहां सुलभ शौचालय बना दो ना, राम मंदिर पे सुलभ शौचालय बना। लोगों ने कहा कि अरे देखो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और होता है। आपको धीरे धीरे किसी चीज को लेकर आप समझ बनती है, कुछ करते हैं तो ऐसे ही होता है। आपका कमेंट? नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ जो त्रिपाठी जी ने कहा, भाई इसकी तुलना मत कीजिए। राम, यदि क्रिश्चियनिटी यहाँ नहीं होती, क्रिश्चियनिटी से पहले भी भारत था, इस्लाम से पहले भी भारत था, भारत का वजूद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से नहीं है, लेकिन राम के बगैर भारत के वजूद की कल्पना नहीं की जा सकती है।
चाहे वो उत्तर हो दक्षिण हो, राम सबको जोड़ते रहते हैं, इसलिए दोनों की तुलना। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दोनों चेतना के स्वरूप राम है। क्रिश्चियनिटी भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा नहीं है, इस्लाम भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा नहीं है। भारत का एक हिस्से, भारत का एक संप्रदाय, एक कुछ लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ये बेशक उनका अधिकार है और उन्हें करना चाहिए। वैसे ही सवाल इसलिए किया, अगर वो सही है तो लोग फिर इसको भी सही कहेंगे। नहीं, देखिए विजय जी ने कहा कि वो इसको कम्युनल मानते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना, जैसे भारत के अंदर स्कूलों में सरस्वती वंदना होती है, ठीक है ना, तो वो हमारी, आप देखेंगे कि मुस्लिम में यदि गायक भी हैं तो यदि अपना गायन की शुरुआत करते थे, चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, गणपति की आराधना से करते थे, सरस्वती की आराधना। मैंने रईस खां को सितार बजाते हुए सुना और उसकी उन्होंने आराधना कहाँ से शुरू की, तो सरस्वती की वंदना से शुरू की। तो सरस्वती हमारे पूरे देश के वाक देवी के रूप में हम मानते हैं। अब मुसलमानों ने ठान लिया कि हम उसे नहीं मानते तो नहीं मानते। वैसे यदि हम कहें कि वैसे ही क्रिश्चियनिटी है वैसे ही इस्लाम है, तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। ये स्वीकार है कि नहीं, उसको बहस को छोड़िए, ये स्वीकार है आपको? मुझे नहीं स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार नहीं। ठीक है, अब अभी का एक अपडेट आपको मैं बताता हूं। चिट्ठी आ गई एक्चुअली लोक भवन तमिलनाडु की, लोक भवन से कंफ्यूज मत होइएगा, राजभवन की। तो वहां जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आज बुलाया था सी जोसेफ विजय प्रेसिडेंट TVK को, और उनसे हमने ये कहा है कि आपके during the meeting the honorable governor explained that the requisite majority support in the Tamil Nadu Legislative Assembly essential for forming the government has not been established. आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत आपने साबित नहीं किया है, तो इसीलिए उनको फिर वापस लौटा दिया गया है। तो राजभवन की तरफ से ये पहला कम्युनिकेशन है जो हुआ है पब्लिक को, मीडिया को, और उसमें ये बताया गया है कि हाँ वो आए थे। करेक्ट लिखना चाहिए था उनको मेरे हिसाब से, कि उन्होंने लिखा कि वो रिक्विजिट मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड ना, उनको लिखना चाहिए था कि नॉट सेटिस्फाइड। गवर्नर हाउस इज नॉट द सेटिस्फाइड विद दिस लेटर, क्योंकि एस्टेब्लिश करने का काम फ्लोर ऑफ द हाउस का है। फिर से वही बात होगी, सेटिस्फाई आप नहीं होंगे और उसके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। सर, उस पर हम लोग पहले बात कर चुके, लेकिन एस्टेब्लिश तो इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अब जब चिट्ठी में ये परंपरा हो गई कि आप नाम लिख के दीजिए, पार्टी बता के दीजिए, तो ये तो एस्टेब्लिश होगा तभी। वो टेक्निकी बात कर रहे हैं, वो शब्द की बात कर रहे हैं। मोटी बात है, गवर्नर ने कहा कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं कि आपके पास बहुमत है, यही बात है ना सर? हाँ, यही बात है। हाँ, बस तो ठीक है, वो क्योंकि वो नंबर 6 कम लेकर के गए थे, अब वो 6 और ले आए। इससे ये क्लियर हो गया कि गवर्नर 118 पर ही मानेंगे, कोई भी दे दे, DMK ADMK मिलके दे दे, ADMK और विजय मिलके दे दें, जैसे भी दे दें, हमें 118 से मतलब है। आप 118 की चिट्ठी कोई भी ले आएगा, हम उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला देंगे, राइट सर? यही मतलब है। बिल्कुल। लेकिन अब इसके बाद इस चिट्ठी के बाद वो 118 से कम पर किसी को भी नहीं बुला सकते। ये तो पक्का ही है, ये तो पक्का ही है। लेकिन इससे विजय के पास या जो भी लोग हैं वो लीगल ऑप्शन के लिए, वो भी चर्चाएं चल रही हैं कि वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ये चर्चा है। कांग्रेस नेताओं को सोचिए जो कह रहे हैं कि राहुल जी ने एक और राज्य में सरकार बनवा दी, बने तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि देखिए तमिलनाडु में हमारी सरकार बन रही है, साउथ में भी हम जीत रहे हैं। ऐसी चिट्ठी कांग्रेस ऑफिस में नहीं आई केरल के लिए कि भाई एस्टेब्लिश नहीं हुआ वेणुगोपाल जी का या उनका किसी की मेजॉरिटी, सतीशन की। सर आप भी तुलना करते हैं, वहां है सर, वहां सब है, वहां मेजॉरिटी है, सब है। तो विजय को कैसे मिलेंगे 6 विधायक के लिए कांग्रेस 118 कैसे पूरे होंगे, ये सवाल है। गवर्नर ने कह दिया है विजय के पास बहुमत नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन आप, मैं थोड़ा सा हैरान हूं, आप सबने कहा कि आपको ये ज्यादा होते हुए दिखता है कि ADMK का समर्थन ले लेंगे विजय। हाँ, आपने भी हामी भर दी। ADMK का समर्थन इसलिए क्योंकि ADMK के लोग एकदम, मतलब इसको कहते हैं तैयार बैठे हुए हैं, बस कपड़ा पहन तैयार बैठे हुए, कोई बुला तो ले। भाई को नहीं चाहिए यार, आप कैसी बात कर रहे हो? आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं चाहिए? DMK और ADMK में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यह है कि DMK पूरी तरह से हिंदुत्व विरोधी, ये शांत रहते हैं, बस मूल फर्क आप समझिए। दोनों पार्टी एक ही तरह से तो बनी है, एक ही धारा से निकली है, लेकिन ADMK हिंदू विरोधी नहीं होना चाहता। बस स्टालिन का जो बेटे हैं उदयनिधि, हाँ उदयनिधि चुनाव जीत गए हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दखल रखते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री ही, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े फाइनेंसर जो विजय के बहुत करीबी है, जो उदयनिधि की बहुत करीबी है, उन्होंने उदयनिधि से बात की है
और संभावना ये भी आ रही है कि शायद डीएम के अंतिम समय में ये बोल दे कि भाई हम कोई किसी तरह का संवैधानिक संकट नहीं चाहते, किसी तरह की अस्थिरता नहीं चाहते, हम समर्थन इसको बाहर से देंगे, फ्लोर टेस्ट में बहुमत प्रूव करें और 6 महीने में अपना काम करके लोगों को दिखाए। तो हो सकता है कि अभी के लिए तो हो जाएगा ये वैसे ही जैसे एनसीपी ने बीजेपी को महाराष्ट्र में समर्थन दिया। विजय की संतुष्टि नहीं है ना, विजय को तो सरकार चलानी है, उनको तो एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। 6 महीने मिलेगा ना, एक बार फ्लोर टेस्ट करने के बाद आपके पास 6 महीने है ना सर, 6 महीने में आपके पास। और ये बात मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं, मेरी क्योंकि बात हो रही थी किसी से, तो डीएमके का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, स्ट्रांग होल्ड नहीं बल्कि स्ट्रैंगल होल्ड है फिल्म इंडस्ट्री। पैसा लगा बहुत ज्यादा। इसको मैं और थोड़ा ठीक कर दूं, जो मेरी बातचीत हुई, जो समझ बनी, विजय के चुनाव में उतरने का मूल है कि उदयनिधि और विजय का जो फिल्म इंडस्ट्री का होल्ड है उसी को लेकर तो ये झगड़ा शुरू हुआ है। असली लड़ाई वही है। और अगर ये नहीं होता तो विजय ने उसी को चैलेंज किया है, उसी को चैलेंज किया है। आप इसको समझिए, उस एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है और इसकी वजह से यहां है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सहमति बन पाएगी, क्योंकि जो तमिलनाडु में जो वहां को जानने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विजय तो उसी को चला। और इसको और अच्छे से एक ने समझाया, उन्होंने कहा जैसे अकाली थे कि पंजाब में बादलों की बस, बादलों की टीवी, बादलों का प्रेस, मतलब सब कुछ बादल डीएमके का वैसा ही है। डीएमके ने ठीक वैसे ही कर दिया था, उसको चैलेंज है, इसको आप समझिए। और अगर विजय डीएमके से हाथ मिला लेंगे तो विजय खत्म होंगे ऐसे जैसे असम गण परिषद। देखिए फिर अब ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, विजय के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो एडीएमके का समर्थन ले ले या कांग्रेस के अलावा 2-4 छोटी पार्टियां उनको और समर्थन दे ले। तीसरी कोई तस्वीर ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी इन दोनों में से क्या वो चुनेंगे, क्या चुनने को मजबूर होंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। आगे मैं जरा उत्तर प्रदेश की खबर आपको और बताने वाला था, क्योंकि यूपी के बंगाल के बाद अब यूपी आ गया है फोकस में और चुनाव में 9-10 महीने का ही वक्त है। अब बीजेपी बंगाल के चुनाव में बंपर जीत के बाद यूपी में जुट चुकी है। बिहार में एनडीए के नेताओं का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे कल, और वहां उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा शक्ति शांति की गारंटी है। बिल्कुल, शांति और क्षमा की भाषा वही बोल सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो। सूत्र वाक्य में बात कर रहे थे वो। अखिलेश यादव की बात भी आपको सुनाऊंगा। अखिलेश यादव ममता बनर्जी का समर्थन दे रहे हैं, वो उनके वोट चोरी के अभियान पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आईपैक से अपना करार तोड़ लिया है और उन्होंने फिर पीडीए की बात भी दोहराई है। और पीडीए में नया जो नई बात सुनी मैंने, उन्होंने 95-5 बोला। 95-5 लड़ाई इनकी है, ये बताया अखिलेश यादव ने। दोनों बयान आपको सुनाते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति ये उदार भाव, ये भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव। परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं। अब ये 2 बयान में सारी राजनीति उत्तर प्रदेश की है। कैसे चुनाव होगा, कौन किसको ले जाना चाहता है। उन्होंने कहा सुरक्षा समृद्धि के लिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा किससे चाहिए? मोटे शब्दों में वो 80-20 कर रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, हम पीडीए वालों के साथ हैं, पीडीए हमारे साथ है। और 5% वालों का भांडा ना फूट जाए तो 5% कौन है और 95% कौन है? सीधा है, वो उसको ले जाना चाहते हैं हिंदुत्व पर, धर्म पर, ये ले जाना चाहते हैं पीडीए मतलब जाति के ऊपर। यही सर
लबुलुबाब जाति में भी कुछ तो आपको खोजना पड़ेगा ना। 5% का क्या है मुझे कि 5% का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, आज तक कभी नहीं आया। और दूसरा क्या है कि अखिलेश यादव को ये समझना पड़ेगा कि आप जब ऐसी कोई बात करते हैं तो आपके पास कोई टारगेट होना चाहिए। जैसे जब वो हिंदू राजनीति की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है, टारगेट है। जब आप पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं तो ओबीसी जो 40-45% है, टारगेट है। जब आप कहते हैं कि दलित, तो बिल्कुल मतलब कहीं तो कुछ होना चाहिए। और राजनीति यूं हवा में नहीं चलती कि आज हम सुबह उठे और हमने कहा कि अरे भाई 75-25 हो जाएगा, 80-20 हो जाएगा, 90-10, ऐसे नहीं चलती ये। मतलब और राजनीति तो वैसे भी गणित का प्रश्न ही नहीं है, ये तो रसायन शास्त्र का प्रश्न है। और रसायन शास्त्र क्या कहता है? वो बड़ा साफ सा कहता है, भाई कानून व्यवस्था, समृद्धि, संस्कार, है कहना कि उनको रोज 1:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी होती है। बंगाल का इफेक्ट है और कुछ नहीं है, बंगाल का इफेक्ट है। अभी इनकी बेचैनी और बढ़ेगी आने वाले दिन। नहीं, लेकिन ये वाला काम तो बिल्कुल 5% आप समझे, 5% किसको? हमें तो समझ में नहीं आया कि 5% किसके लिए मतलब कोई वो हो सकता है कि वो कह रहे हो कि जो हम लोग 5% कमीशन लेते थे अपने राज्य के समय में, हो सकता है उसके बारे में। वो ये कह रहा हूं कि 5% के चंगुल में ही है देश। नहीं 5%। राहुल गांधी जैसा बोलते हैं भाई 50% लेने वालों को 5% की कैटेगरी में डाल रहे हो, उनका अपमान मत कीजिए। वो 50% वाले थे, सीधा आधा। इनकी बात मैं नहीं समझा, मैं कुछ ज्यादा मासूम होता बहुत मासूम है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा मासूमियत है। मैं वो जाति वाले उस गणित में लगा हुआ था ना। नहीं ये कट कमीशन के बारे में बता रहे हैं सर। सबसे अनुभवी यही मैं हर जी की इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति पर यदि आपका टारगेट स्पेसिफिक नहीं है तो कोई मायने नहीं होता। कोई भी भाषण देने से, लफ्फाजी से काम नहीं चलता। सर आप यूपी में ये बताइए कि यूपी में आप 3 तारीख को मानेंगे? मतलब जैसे यहाँ 4 मई का आप 3 तारीख को माने थे या पहले मान जाएंगे? जब दिख जाएगा जब मान जाएंगे। अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी तो मजबूत है ही योगी जी मुख्य। बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई ऐसा नहीं है अभी कोई संभावना। तो बीजेपी बल्कि जिस तरह से अखिलेश जी कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं जगह का असर तो नहीं होता कुछ? हम साथ साथ ही हैं, कोई ऐसा नहीं जीत बीजेपी जीत रही है या नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव? अभी तो बीजेपी की सरकार है, चलते रही। अभी तो आगे कह तो दिया उन्होंने। अब आप कुछ ऐसा कर दें कि पीछे हो जाए तो वो उसकी गारंटी उनकी नहीं है। नहीं करने वाले तो वही है। चलिए यहाँ भी प्रतीकों में बात होने लगी है। तो बहुत धन्यवाद सर, आज हमें इतना ही इजाजत दे रहा है हर्षवर्धन जी। आज आपको ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह की तो याद दिला देनी चाहिए थी। बिल्कुल गर्व महसूस, सभी लोग गर्व महसूस करें। प्रोफेसर साहब से बहुत शुक्रिया।